किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? प्रोटिस्टा में यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट आते हैं। एक सेल से बने हुए यूकैरियोट आते हैं। इसमें आते हैं यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, जैसे क्लेमाइडोमोनास, जैसे अमीबा। क्लेमाइडोमोनास और अमीबा यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं। इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। ऑल सिंगल सेड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। एक कोश की यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा गया है। कह रहा बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इस किंगडम की बाउंड्रीज ठीक से परिभाषित नहीं है। इस लाइन का मतलब है इस किंगडम की बाउंड्रीज ठीक से परिभाषित नहीं। इसका मतलब है इसके मेंबर जैसे क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास को आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक एल्गी में रखते हैं और एल्गी को रख देते हैं किंगडम प्लांटी में। किंगडम प्लांटी में पढ़ा देते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास विटेकर के हिसाब से तो आप प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं, लेकिन यही क्लेमाइडोमोनास बाकी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको एल्गी में डाल रखा है। एल्गी का मतलब किंगडम प्लांटी में डाल रखा है। तो भैया क्लेमाइडोमोनास की बाउंड्री को तय ही नहीं हो पा रही है। इसको कुछ लोग प्रोटिस्टा में पढ़ा देते हैं और कुछ लोग इस क्लेमाइडोमोनास को किंगडम प्लांटी में एल्गी के अंतर्गत पढ़ा देते हैं। तो इसकी बाउंड्री ठीक से डिफाइन नहीं है। अमीबा को देख लो। अमीबा को कुछ लोग कहते हैं ये प्रोटिस्टा है, जैसे विटेकर ने अमीबा को तो प्रोटिस्टा में रख दिया क्योंकि वो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है। लेकिन बहुत सारे आज भी वैज्ञानिक है जिसको अमीबा यानी प्रोटोजोआ को, अमीबा को प्रोटोजोआ में रखते हैं और प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया में। किंगडम एनिमेलिया तो अमीबा प्रोटिस्टा में भी आ गया और अमीबा कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार किंगडम एनिमेलिया में रखा है। तो इस किंगडम की बाउंड्रीज, इस किंगडम की सीमाएं ठीक से परिभाषित नहीं है, क्योंकि इस किंगडम के कुछ इस किंगडम के जो एनिमल्स है वो इस किंगडम में तो पढ़ाए जाते हैं, दूसरे किंगडम में भी मौजूद है। तो अभी जब एल्गी पढ़ाएंगे तो ये क्लेमाइडोमोनास वहां पर भी आ जाएगा। अभी देखना तुम आएगा भी प्लांटी में। तो बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इस किंगडम की सीमाएं ठीक से परिभाषित नहीं है, क्योंकि इस किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है वो बाकी किंगडम में भी नजर आते हैं। विटेकर के अनुसार क्लेमाइडोमोनास तो प्रोटिस्टा में रखा गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस क्लेमाइडोमोनास को किंगडम प्लांटी में पढ़ाते हैं एल्गी के अंतर्गत। तो क्लेमाइडोमोनास की कोई बाउंड्री ठीक से डिफाइन ही नहीं है। कुछ लोग इसे प्रोटिस्टा में रख दे रहे हैं और कुछ लोग इसे किंगडम प्लांटी में डाले दे रहे हैं। वैसे अमीबा है, विटेकर ने अमीबा को प्रोटिस्टा में क्यों रखा? क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक अमीबा को एनिमेलिया में पढ़ाते हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत। तो इस किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बाउंड्रीज ठीक से परिभाषित नहीं है। पहला हो गया क्लियर इस लाइन का मतलब। सम बायोलॉजिस्ट कंसीडर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट। कुछ बायोलॉजिस्ट जो हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट्स कहते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा प्रोटिस्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। क्लेमाइडोमोनास फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट्स है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको किंगडम प्लांटी में रखते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक आज भी इसको किंगडम प्लांटी में एल्गी के अंदर पढ़ाते हैं। तो सम बायोलॉजिस्ट कंसीडर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट्स एज प्लांट्स। कुछ बायोलॉजिस्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट्स जैसे क्लेमाइडोमोनास को प्लांट्स मानते हैं, किंगडम प्लांटी में रखते हैं। प्रोटिस्टा में क्या क्या पढ़ोगे? प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइटा पढ़ोगे, डाइनोफ्लैजेलेट्स पढ़ोगे, यूग्लिनोइड्स पढ़ोगे, स्लाइम मोड्स पढ़ोगे और प्रोटोजोआ। ये सारे के सारे यूनिसेल्यूलर हैं और सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। यूनिसेल्यूलर यानी एक सेल वाले, यानी सिंगल सेल्ड। यूकैरियोट सारे आते हैं प्रोटिस्टा में। तो ये लाइन जरूर ध्यान रखना, कौन सा ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज ठीक से डिफाइंड नहीं है? वो है प्रोटिस्टा। वो कौन सा है? प्रोटिस्टा। इसकी बाउंड्री ठीक से डिफाइंड क्यों नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि यहां के कुछ एनिमल्स इस किंगडम में तो पढ़े ही जाते हैं, बाकी और किंगडम्स भी पढ़े जाते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा में भी पढ़ते हैं और किंगडम प्लांटी में भी पढ़ते हैं। अमीबा किंगडम प्रोटिस्टा में भी पढ़ते हैं और किंगडम एनिमेलिया में भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो
दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये किंगडम एक तरह का लिंक है, ये किंगडम जुड़ा होता है दूसरे किंगडम के साथ, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के साथ जुड़ा है। इसको ऐसे समझो, क्लेमाइडोमोनास जो है, क्लेमाइडोमोनास जो है ये पौधों जैसा दिखता है। तो कुछ साइंटिस्ट क्लेमाइडोमोनास को किंगडम प्लांटी में रखते हैं। तो ये किंगडम किसके साथ जुड़ गया? किंगडम प्रोसिस्टा किंगडम प्लांटी से जुड़ गया, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास इधर भी है और उधर भी है। तो क्लेमाइडोमोनास इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोटिस्टा किसके साथ लिंक्ड हो गया? प्रोटिस्टा जुड़ गया किंगडम प्लांटी के साथ। अमीबा, अमीबा किसके साथ लिंक्ड हो गया? एनिमल्स के साथ। यानी किंगडम प्रोटिस्टा का एनिमल है अमीबा, लेकिन अमीबा को कुछ लोग किंगडम एनिमेलिया में भी पढ़ा रहे हैं। तो यानी अमीबा किससे जाकर के लिंक हो गया? यानी किंगडम प्रोटिस्टा लिंक हो गया एनिमल से। तीसरे इसके अंदर आते हैं स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स फंजाई जैसे दिखते हैं। स्लाइम मोड्स कैसे दिखते हैं? फंजाई जैसे दिखते हैं। तो पुरानी किताबों में जो हम लोग पढ़ करके आए हैं उनमें स्लाइम मोड हम लोग फंजाई में पढ़ते थे, और स्लाइम मोड कहां पढ़ते थे? फंजाई में। तो भैया ये प्रोटिस्टा तो लिंक हो गया, ये किंगडम प्लांटी से भी जुड़ा है जैसे क्लेमाइडोमोनास, ये किंगडम एनिमेलिया से भी जुड़ा है अमीबा, ये किंगडम फंजाई से भी जुड़ा है स्लाइम मोड। क्लेमाइडोमोनास प्लांट जैसा दिखता है, अमीबा एनिमल जैसा दिखता है, और स्लाइम मोड फंजाई जैसे दिखते हैं। बीइंग यूकैरियोटिक, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। दे कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें बढ़िया सा स्पष्ट केंद्रक होता है, और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। मेम्ब्रेन से घिरी हुई अंगिकाएं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे गोल्गी बॉडी, ये सब पाए जाते हैं क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। तो मेम्ब्रेन से घिरी हुई अंगिकाएं इनमें होती हैं। तो बीइंग यूकैरियोट्स दे कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। चूंकि ये यूकैरियोटिक होते हैं तो इनके पास मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन से घिरे हुए अंगिकाएं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे गोल्गी बॉडी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सब पाए जाते हैं। प्रोटिस्ट हैव बोथ फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इनमें फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन भी होता है जैसे क्लेमाइडोमोनास में, और इसमें हेटेरोट्रॉफिक भी होता है जैसे अमीबा में। क्लेमाइडोमोनास अपना भोजन बना लेता है, फोटोसिंथेटिक है, और अमीबा नहीं बना पाता, हेटेरोट्रॉफिक है, परपोषी है, परपोषी। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस दोनों तरीके से करते हैं, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉर्मल सेल गैमीट में बदल जाती हैं और ये फ्यूज करके बनाती हैं जाइगोट जैसा। तो नॉर्मल सेल फ्यूज कर जाती हैं गैमीट जैसी, नॉर्मल सेल गैमीट में कन्वर्ट हो गई, वो फ्यूज हो गई और क्या बन गया? जाइगोट बन गया। तो इनमें सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन होता है। कहते हैं कि डाइटम्स चीफ प्रोड्यूसर हैं, दुनिया की आधी फोटोसिंथेसिस डाइटम्स करते हैं, यानी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस डाइटम्स करते हैं। तो इनको चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, ये समुद्र के सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव हैं। इनको डाइटम्स को हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। और दूसरे वैज्ञानिक इन्हें एल्गी मानते हैं, आज भी दूसरे वैज्ञानिक इन्हें एल्गी कहते हैं, एल्गी में भी बढ़ा देते हैं डाइटम्स को। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस दुनिया में कौन करता है, तो तुम डाइटम्स ढूंढना। डाइटम्स आंसर ना हो तो फाइटोप्लैंक्टन्स ढूंढ लेना। फाइटोप्लैंक्टन्स आंसर में ना हो तो तुम हाँ क्या चीज? देखो, डाइटम्स को हम लोग कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। अगर अगर पूछा जाए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस दुनिया में कौन करता है तो डाइटम्स ढूंढना। डाइटम्स नहीं ऑप्शन के अंदर, तो फाइटोप्लैंक्टन्स। डाइटम्स समुद्र के तल पे तैरते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। अगर ये भी ना दे रखा हो तो एल्गी ऑफ ओशियन, एल्गी ऑफ ओशियन, क्योंकि कुछ लोग इन्हें एल्गी मान लेते हैं, कुछ लोग इन्हें क्या मान लेते हैं? एल्गी मानते हैं आज भी।
इतना पहले याद करो। देखो मन से सीखना, कहीं दिक्कत है मुझे बता जरूर देना, मुझे नहीं मालूम, मैं तो एक जनरल पढ़ा रहा हूं, सबको एक जैसा समझ के। और प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं, एक सेल से बने हुए सारे यूकैरियोट्स आते हैं। इस किंगडम की बाउंड्रीज ठीक से डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इस किंगडम के एनिमल्स दूसरे किंगडम में भी पढ़ाए जाते हैं, तो इस किंगडम की कोई सीमाएं ठीक से परिभाषित नहीं है। कुछ लोग जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास है, उसको प्लांट्स यानी किंगडम प्लांटी में पढ़ा देते हैं। इसमें पढ़ना क्या क्या है प्रोटिस्टा में? प्रोटिस्टा में हमको क्राइसोफाइटा के बारे में पढ़ना है, डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में पढ़ना है, यूग्लिनॉइड्स के बारे में पढ़ना है, स्लाइम मोड्स के बारे में पढ़ना है और प्रोटोजोन। ये सब प्रोटिस्ट के अंतर्गत आते हैं। सभी के सभी यूनिसेलुलर हैं और सभी के सभी यूकैरियोटिक हैं। ये किंगडम बाकी किंगडम से जुड़ा रहता है, तो ये किंगडम एक लिंक है, ये एक लिंक है, ये बाकी किंगडम से जुड़ा है। जैसे इस किंगडम का क्लेमाइडोमोनास ये प्लांट जैसा है, किंगडम प्लांटी से जुड़ गया। इस किंगडम का अमीबा एनिमल जैसा है, किंगडम एनिमेलिया से जुड़ गया। इनके स्लाइम मोड फंजाई जैसे है, किंगडम फंजाई से जुड़ गया। तो ये किंगडम बाकी किंगडम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यूकैरियोटिक होने की वजह से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेसिस में पाए जाते हैं। प्रोटिस्ट में फोटोसिंथेटिक भी हैं, जैसे डाइटम्स हो गए, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। और हेटेरोट्रॉफिक में जैसे अमीबा हो गया, स्लाइम मोड हो गया, ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। प्रोटिस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेक्सुअल, जबकि मोनरा में ना ये सेक्सुअल था ना सेक्सुअल था, वहां पे तो ये माइटोसिस था, बाइनरी फिशन था केवल। यहां पर दोनों है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। ये मोड, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये भी है, ध्यान रखना इसके आधार पर। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल्स हैं वो गैमीट में बदल जाती हैं, फ्यूज कर जाती हैं, सेल फ्यूजन और जाइगोट भी बनता है, जाइगोट भी बनता है। सबसे ज्यादा दुनिया की फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? डायटम्स करते हैं, डायटम्स के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। चलो अब हम लोग जो है यहां से शुरू करते हैं, एक एक करके क्राइसोफाइट से शुरू करते हैं। प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स आते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स आते हैं, यूग्लिनॉइड्स आते हैं, स्लाइम मोड्स और प्रोटोजोआ, इन सब के बारे में पढ़ना है। पहले क्राइसोफाइट्स में आते हैं। क्राइसोफाइट्स इसमें आते हैं दो चीजें, डाइटम्स और गोल्डन एल्गी यानी डेस्मिड। डाइटम्स और डेस्मिड्स क्राइसोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। डाइटम्स और डेस्मिड्स आते हैं क्राइसोफाइटा के अंदर। डेस्मिड को गोल्डन एल्गी कहते हैं, डेस्मिड्स को कहते हैं गोल्डन एल्गी। इससे ज्यादा आगे एनसीईआरटी ने लिखा नहीं। डाइटम्स के बारे में आगे है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इनको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। ये फ्लोट पैसिवली इन वाटर करें, ये पानी के बहाव के साथ बहते हैं, ये तैरते नहीं है। जैसे जिधर पानी बह के जा रहा है उधर बहते चले जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं पैसिव स्विमिंग। और ऐसे एनिमल जो पानी के बहाव के साथ बहते हैं उन्हें प्लैंकटन कहते हैं। क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी करते हैं तो ये फाइटोप्लैंक्टन है। क्या है ये? फाइटोप्लैंक्टन है। पानी के बहाव के साथ बहना मतलब पैसिव स्विमिंग। मछलियां कहलाती हैं नेक्टॉन, क्योंकि वो हर दिशा में तैरती हैं। एक्टिवली स्विमिंग है मछलियां, तो उन्हें नेक्टॉन कहते हैं। नेक्टॉन क्या होते हैं? एक्टिवली स्विमिंग ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो अच्छे से स्विम कर रहे हैं उन्हें नेक्टॉन्स कहते हैं। एक्टिवली स्विमिंग ऑर्गेनिज्म जैसे फिशेस जो बढ़िया से तैर रहे हैं हर दिशा में, उन्हें नेक्टॉन्स कहते हैं। एग्जाम्पल फिशेस। लेकिन ये प्लैंकटन है। प्लैंकटन का मतलब क्या होता है? जो पानी के बहाव के साथ बहते हैं, अपना कोई प्रयास नहीं करते। ये पैसिव स्विमिंग है। कैसी है? पैसिव स्विमिंग है। जिधर पानी बहता चला जा रहा उधर ही बहते चले जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। गलत दे रहा है एनसीईआरटी, मोस्ट लिखना ही नहीं चाहिए। सभी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। क्राइसोफाइटा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सभी क्राइसोफाइट्स कैसे होते हैं? लेकिन एनसीईआरटी ने जो लिखा मैंने वही लिख दिया। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज्यादातर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। चलो बताओ। देखो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में आप 3 पढ़ोगे। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में हम तुम्हें 3 बता दें, ये पढ़ोगे। इसमें ये तुम्हारे ये है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनॉइड्स। इन तीनों में फोटोसिंथेसिस होती है। क्राइसोफाइट्स,
डाइनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनोइड्स, ये तीनों करते हैं फोटोसिंथेसिस। स्लाइम मोल्ड प्रोटोजोआ में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ये हेट्रोट्रॉफिक है। कैसे हैं? हेट्रोट्रॉफिक है। स्लाइम मोल्ड में तो क्लोरोफिल ही नहीं होता क्योंकि फंजाई जैसे हैं, और प्रोटोजोआ तो एनिमल जैसे हैं, दोनों ही हेट्रोट्रॉफिक है। चलो क्राइसोफाइट्स में क्या क्या पढ़ोगे? डाइटम्स और गोल्डन एल्गी यानी डेस्मिड्स। ये माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे होते हैं, ये पानी में तैरते हैं, पानी के बहाव के साथ बहते हैं, पैसिव स्विमिंग होती है तो इन्हें प्लैंकटन कहते हैं। इनमें से ज्यादातर फोटोसिंथेटिक, मतलब ज्यादातर के सब फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में तीन पढ़ोगे, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनोइड्स, ये तीनों में फोटोसिंथेसिस होती है। चलो गोल्डन एल्गी के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ नहीं दिया, इतना ही दिया डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गी। डाइटम्स को और आगे डिटेल में दिया है। ये डाइटम्स जो होते हैं, इनकी सेल वॉल जो होती है, इसमें दो ओवरलैपिंग शेल होते हैं, नीचे वाला हाइपोथीका और ऊपर वाला साबुन की दानी की तरह होते हैं। साबुन दानी ऐसे होती है, एक साबुन दानी से बंद करने वाली होती है, ऐसे होते हैं डाइटम्स। इनमें दो सिलिका की प्लेट्स होती हैं, इनकी सेल वॉल में दो सिलिका की प्लेट्स होती हैं। सिलिका यानी SiO2 की प्लेट्स होती हैं। सेल वॉल में सिलिका की प्लेट्स होती है, नीचे वाली प्लेट क्या कहलाती है? हाइपोथीका, और ऊपर वाली प्लेट एपिथीका। ऊपर वाली प्लेट को कहते हैं एपिथीका। ऊपर वाली प्लेट नीचे वाली प्लेट के ऊपर बैठ जाती है, साबुनदानी की तरह, सोप केस की तरह। सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल। डाइटम की सेल वॉल दो पतले ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है, नीचे वाले के ऊपर ऊपर वाला ऐसे बैठ जाता है, ओवरलैपिंग है। विच फिट टुगेदर, ये दोनों फिट हो जाते हैं, दोनों शेल आपस में फिट हो जाते हैं, एज इन ए सोप बॉक्स, साबुनदानी की तरह। तो डाइटम्स की सेल वॉल में टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं। डाइटम की सेल वॉल में दो पतले ओवरलैपिंग शेल कहते हैं कवच। सेल वॉल ओवरलैपिंग शेल से बनी है, कवच से बनी है। नीचे वाला हाइपोथीका, ऊपर वाला जो फिट हो रहा है एपिथीका। ये दोनों, ये जो कवच होते हैं, ये ओवरलैपिंग जो शेल्स होते हैं, ये एक दूसरे पर ऐसे साबुनदानी की तरह फिट हो जाते हैं, सोप बॉक्स की तरह। वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। डाइटम की सेल वॉल में ढेर सारा सिलिका धसा होता है। एम्बेडेड का मतलब इसमें काफी सिलिका धसा होता है। सिलिका का मतलब SiO2, एंड दस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टेबल। सिलिका की वजह से इनकी सेल वॉल बहुत हार्ड हो जाती है, आसानी से नहीं टूटती। इंडेस्ट्रक्टेबल का मतलब जिसे आसानी से आप तोड़ नहीं सकते, हार्ड हो जाती काफी। सिलिका की वजह से डाइटम्स की सेल वॉल काफी हार्ड हो जाती है और नहीं टूटती, इंडेस्ट्रक्टेबल है। नेक्स्ट और डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड। डाइटम्स जो रहते हैं समुद्र के अंदर, जब मरते हैं तो पीछे छोड़ जाते हैं अपनी सेल वॉल। सेल वॉल तो नष्ट होती नहीं क्योंकि इसमें सिलिका है, इतनी हार्ड है, उसको कोई बैक्टीरिया गला नहीं पाएगा। तो डाइटम्स जब मर जाते तो अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं? अपनी सेल वॉल को छोड़ जाते हैं। सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। सेल वॉल इनके घरों में जमा हो जाती है। इनके घरों का मतलब होता है समुद्र के तल पे। ऊपर तो रहते हैं, ऊपर मर गए, ये फाइटोप्लैंक्टन है, तो सेल वॉल नीचे नीचे जाकर के नीचे समुद्र के तल पे जमा हो जाती है। समुद्र में ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं डाइटम्स की सेल वॉल के। लेकिन एक दिन में नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है, लाखों सालों में ऐसा होता चला आ रहा है। डाइटम्स मरने के बाद अपनी सेल वॉल्स को पीछे छोड़ जाते हैं। ये सेल वॉल्स उनके घरों में, जहां पर ये रहते हैं, समुद्र के तल पे, उनके घर जैसे समुद्र, समुद्र के तल पे जाके जमा होती जाती है। लाखों सालों तक ऐसा काम होता चला आ रहा है और समुद्र के अंदर खूब ऊंचे ऊंचे डाइटम्स के पहाड़ बन गए हैं। इन डाइटम्स के पहाड़ को कहते हैं डाइटोमेशियस अर्थ। क्या बोलते हैं? डाइटोमेशियस अर्थ। तो डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। डाइटम्स के जो घर हैं जहां पर ये रहते हैं, हैबिटेट्स, जब डाइटम्स मर जाते हैं तो अपनी सेल वॉल को छोड़ जाते हैं। तो सेल वॉल नीचे बैठ जाती है समुद्र में और समुद्र में ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर। लाखों सालों से ऐसा हो रहा है, बिलियंस ऑफ ईयर से ऐसा होता चला आ रहा है।
इसको हम लोग कहते हैं, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्या कहते हैं? इज रिफर्ड टू एज डायटोमेशियस अर्थ। ये डायटोमेशियस अर्थ है, क्योंकि डायटम की सेल वॉल गलती नहीं है, हार्ड होती है, इंडिस्ट्रक्टेबल है। फिर बीइंग ग्रिटी, ये ग्रिटी होती है। ग्रिटी का मतलब जैसे हाथ में ले लो कंकड़, ऐसे कंकड़ होते हैं, जैसे दांत में कोई चीज, जैसे अमरूद के बीज होते हैं, वो भी ग्रिटी होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, किरिर किरिर होते हैं दांत के अंदर। तो ये ग्रिटी होने की वजह से क्या होता है, ये मिट्टी जैसे दिखती है। इनकी सेल वॉल ग्रिटी है और ये मिट्टी जैसे नजर आते हैं, और ये पॉलिशिंग में यूज होते हैं। रेगमाल देखा? रेगमाल, रेगमाल में तो भी वो होते हैं ना दाने दाने, वो भी ग्रिटी होते हैं, हार्ड होते हैं दाने। रेगमाल के ऊपर अलग अलग नंबर के रेगमाल आते हैं। स्टोन पेपर क्या बोलते हैं? सैंड पेपर, सैंड पेपर बोलते हैं, सही। तो रेगमाल के ऊपर भी जो दाने होते हैं हार्ड होते हैं, वो भी दीवार दीवार की पॉलिश करने में मदद करते हैं। तो ये ग्रिटी होने की वजह से, और ये मिट्टी जैसे दिखते हैं। ये पहाड़ कैसे दिखते हैं? मिट्टी जैसे। ये पॉलिशिंग में यूज होते हैं, और ऑयल्स और सिरप, इसको फिल्टरेशन में इनका इस्तेमाल होता है, इनको छानने में। ऑयल और सिरप को छानने में, जैसे फिल्टर हमारे का लगा, इसमें कार्बन है, कार्बन के ग्रिटी पार्टिकल्स हैं, वो भी फिल्ट्रेशन करते हैं। हमारे का जो ये लगा है, ये कैंट आरओ, इसके अंदर एक के अंदर कार्बन भरा होता है, कार्बन भी ग्रिटी होता है, वो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। किसमें? फिल्ट्रेशन में। तो डायटम्स जब मर जाते हैं तो लेफ्ट बिहाइंड, अपने पीछे क्या छोड़ गए? अपनी सेल वॉल। अपने घरों में जहां पर ये मरते हैं, समुद्र मान लो, तो ये सेल वॉल लाखों सालों से कहां जमा हो रही है? समुद्र के तल पे जाकर के। और इसे क्या कहते हैं हम? ऊंचे ऊंचे पहाड़ तैयार हो गए, इन्हें कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। ये काफी हार्ड और ग्रिटी होते हैं, तो ये पॉलिशिंग में इस्तेमाल होता है, और ये ऑयल्स और सिरप को छानने में, फिल्टरेशन में भी मदद करते हैं। तो डायटम चीफ प्रोड्यूसर है, ये पहले ही बता चुके हैं। ये दुनिया की आधी फोटोसिंथेसिस डायटम्स ही करते हैं, आधा ग्लूकोज डायटम्स ही बनाते हैं, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, चीफ प्रोड्यूसर है। तो अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है? डायटम्स। डायटम्स अगर ना दे रखा हो तो फाइटो प्लैंक्टन्स, और ये भी ना दे रखा हो तो कुछ लोग डायटम्स को आज भी एल्गी मानते हैं, एल्गी ऑफ ओशियन, एल्गी ऑफ। क्लियर है? हो गया। तो पहला क्राइसोफाइट्स में दो पढ़ लिया आपने, डायटम्स और गोल्डन एल्गी डेस्मिड। गोल्डन एल्गी डेस्मिड का कोई पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं है एनसीईआरटी में। तो क्राइसोफाइट हो गया। अब आएंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये भी फोटोसिंथेटिक है, मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। मराइन का मतलब समुद्र के खारे पानी में होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये समुद्र के खारे पानी में होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये रंग बिरंगे होते हैं। कुछ डाइनोफ्लैजिलेट पीले रंग के दिखते हैं, कुछ हरे रंग के दिखते हैं, कुछ भूरे रंग के दिखते हैं, कुछ नीले रंग के दिखते हैं, और लाल। ये निर्भर करता है किस कलर के दिखेंगे, ये निर्भर करता है इनके अंदर मेन पिगमेंट्स कौन सा है, इनकी सेल के अंदर मेन पिगमेंट्स कौन सा है, उस हिसाब से इनका कलर चेंज होता है। तो इसमें डाइनोफ्लैजिलेट पीले होते हैं, येलो, ग्रीन होते हैं, हरे, ब्राउन होते हैं, भूरे, नीले, ब्लू मतलब नीले, और रेड का मतलब लाल। ये रंग बिरंगे होते हैं। इनका कलर किस पे डिपेंड कर रहा है? इनके अंदर जो मेन पिगमेंट्स है उनके आधार पे इनका कलर होता है। अब देखो, इनकी सेल वॉल में स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट्स होती हैं। डाइटम की सेल वॉल में सिलिका के ओवरलैपिंग शेल है, वो एक अलग बात। और यहां पर सिलिका नहीं है, यहां कह रहा है स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट है। डाइनोफ्लैजिलेट की जो सेल वॉल है, स्टिफ कहते हैं दृढ़, मजबूत, दृढ़, स्टिफ। सेल्यूलोज की प्लेट है, सिलिका नहीं, यहां पे सेल्यूलोज है। सिलिका की जगह सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं, और दृढ़ है यानी ये भी मजबूत है। देखो, जितने भी जीव समुद्र में होंगे, समुद्र के पानी का प्रेशर बहुत होता है, तो अपने आचारों और कवच जरूर होगा उनके, हार्ड, ये ध्यान रखना, उससे सुरक्षा होती है। तो इनके पास भी सुरक्षा, क्योंकि ये मराइन है, समुद्र के पानी में रहते हैं, वहां पानी का प्रेशर होता है। तो मोस्टली मराइन और फोटोसिंथेटिक, ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक ही होते हैं, और समुद्र में अक्सर पाए जाते हैं, खारे पानी में। ये रंग बिरंगे होते हैं, पीले, हरे, भूरे, नीले, लाल। ये निर्भर करता है उसके अंदर मेन पिगमेंट कौन सा है। इनकी सेल वॉल स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट से बनी है ऑन द आउटर सरफेस। सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस।
सेल वॉल की बाहरी सतह पर दृढ़ सेल्यूलोज की प्लेट्स होती हैं, जबकि डाइटम्स में 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स हैं और वो सिलिका के, किसके हैं? सिलिका के हैं। इनके पास स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट है। थिन ओवरलैपिंग शेल्स हैं सिलिका के डाइटम्स में, और डाइनोफ्लैजेलेट में स्टिफ दृढ़ सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं। इनमें मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, ज्यादातर में 2 फ्लैजिला होते हैं। ये होते हैं डाइनोफ्लैजेलेट। डाइनोफ्लैजेलेट अगर तुम देखोगे यूनिसेल्युलर होते हैं। इनके शरीर में 2 ग्रूव्स होते हैं, गड्ढे, 2 खांच होती हैं। एक कहलाता है ट्रांसवर्स ग्रूव, ये है ट्रांसवर्स ग्रूव। इनके पास 2 ग्रूव यानी खांच होती हैं, और ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। दरारें कह लो, ये है ट्रांसवर्स ग्रूव, ये वाला, और ये है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। दोनों में फ्लैजेला होता है। तो इसमें कितने फ्लैजेला हैं? 2। इसमें भी फ्लैजेला होता है और इसमें भी फ्लैजेला होता है। तो इनके पास 2 फ्लैजेला होते हैं ग्रूव्स के अंदर। तो क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला, ज्यादातर में 2 फ्लैजेला होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनली, एक लॉन्गिट्यूडिनल है, एंड अदर ट्रांसवर्सली, और दूसरा ट्रांसवर्स है। इन ए फरो, फरो का मतलब दरार में, बिटवीन द वॉल प्लेट्स, सेल वॉल की जो स्टिफ प्लेट्स हैं इनके बीच में दरारें होती हैं। इनकी स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट जो सेल वॉल के आउटर सरफेस पे हैं, इसमें दरारें हैं, एक ट्रांसवर्स है और एक लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में भी फ्लैजेला है और ट्रांसवर्स ग्रूव में भी फ्लैजेला। तो टोटल कितने फ्लैजेला? 2। तो मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक लॉन्गिट्यूडनली है जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के अंदर है, एंड अदर ट्रांसवर्सली, एक ट्रांसवर्स ग्रूव के अंदर है। ग्रूव को फरो भी कहते हैं। ग्रूव का मतलब दरार या फरो। ये जो फरो बनती कैसे है? बिटवीन दी वॉल प्लेट्स, ये जो स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं इनके बीच में बनती हैं। स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स, इनके बीच में ये दरारें बन जाती हैं, फरो। ये है, ये स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं। रेड कलर के जो डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, ये तो पीले भी हैं, हरे भी हैं, भूरे, नीले, लाल। जो लाल वाले होते हैं जैसे गोनियोलेक्स, लाल वाले जो डाइनोफ्लैजेलेट होते हैं जिनमें गोनियोलेक्स आता है, ये बहुत तेज मल्टीप्लाई करते हैं समुद्र में। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, रैपिड का मतलब सुपर फास्ट। ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। जब समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं तो ये भी ऊपर लहरों में नजर आते हैं। दूर से लगता है समुद्र में आग लग गई है। ये लाल रंग के डाइनोफ्लैजेलेट इतना तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि समुद्र में लाल रंग की लहरें उठती हैं, तो दूर खड़ा व्यक्ति उसको नजर आता है इसमें पानी में आग लग गई है। तो इनको फायर एल्गा भी कहते हैं। रेड डाइनोफ्लैजेलेट गोनियोलेक्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। समुद्र जो है वो लाल रंग का नजर आता है, लाल रंग की लहरें दिखती हैं, रेड टाइड्स, लाल रंग की लहरें दिखती हैं और दूर से पता लगता है जैसे पानी में आग लग गई है। तो गोनियोलेक्स को कुछ लोग फायर एल्गा कहते हैं। आपको एल्गा आ गया? इसका बाउंड्री ठीक से डिफाइन है नहीं है, इसको कुछ लोग फायर एल्गा भी कहते हैं, एल्गी के साथ पढ़ाते हैं। फायर एल्गा कहते हैं गोनियोलेक्स को। तो लाल रंग का जो डाइनोफ्लैजेलेट है जिसमें गोनियोलेक्स आता है, ये इतना तेजी से मल्टीप्लाई करता है, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। समुद्र लाल रंग का दिखता है और लाल रंग की लहरें उठती हैं, रेड टाइड्स। ये लहरें दूर से ऐसे लगता है पानी के अंदर आग लग गई है। तो गोनियोलेक्स को रेड एल्गी कहते हैं, फायर एल्गा कहते हैं, सॉरी। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज अमाउंट, गोनियोलेक्स टॉक्सिन रिलीज करता है, ये न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। गोनियोलेक्स रिलीज करता है न्यूरोटॉक्सिन, इन्हें सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं। लार्ज नंबर में किल अदर मैराइन एनिमल सच एज फिशेस, ये पानी के अंदर जहर छोड़ते हैं गोनियोलेक्स, जिससे बहुत सारे मैराइन एनिमल, समुद्र में पाए जाने वाले जीव मर जाते हैं, किल, जैसे मछलियां। और मछलियों से यह जहर इंसानों में भी आ जाता है।
मछलियों को इंसान खाता है, इंसान में हो जाती है पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, लकवा मार जाता है। पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में यह हो जाता है। मछलियों के जरिए जहर मनुष्यों में आ जाता है और उनमें लकवा मार जाता है, तो पैरालाइसिस हो जाती है। तो याद करो डायनोफ्लैगेलेट, ये मैराइन होते हैं ज्यादातर और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये रंग बिरंगे होते हैं, येलो है, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। इनका रंग किस पर निर्भर करता है? इनके मेन पिगमेंट के ऊपर निर्भर करता है। सेल वॉल में स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट है, मजबूत सेल्यूलोज की प्लेट है। वहां सिलिका था, यहां सेल्यूलोज है। डाइटम्स में सिलिका, यहां सेल्यूलोज है। सेल वॉल की बाहरी सतह पर स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट है। ये सेल्यूलोज की प्लेट से दरारें बनाती है, फरो। एक ट्रांसवर्स फरो है, एक लॉन्गिट्यूडनल फरो है। दोनों में एक एक फ्लैजेला होता है। इन फरो के अंदर फ्लैजेला होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक लॉन्गिट्यूडनल फरो के अंदर फ्लैजेला होता है, एंड अदर ट्रांसवर्सली, दूसरा फ्लैजेला ट्रांसवर्स फरो के अंदर रहता है। ये फरो कैसे बनती हैं? ये सेल्यूलोज की प्लेट्स के बीच में बनती हैं। ठीक है। लाल रंग का जो डायनोफ्लैजिलेट है, जिसे गोनियोलेक्स कहते हैं, उसमें इतना तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है कि समुद्र का पानी लाल दिखने लगता है और लाल रंग की लहरें उठती हैं समुद्र में। दूर से लगता है आग जैसी लग गई, तो गोनियोलेक्स से कुछ लोग फायर एल्गा भी बोलते हैं। ये पानी के अंदर जहर छोड़ता है, न्यूरोटॉक्सिन्स, और जिसकी वजह से ढेर सारे एनिमल्स मर जाते हैं, खास करके मछलियां। और इन मछलियों को जब इंसान खाता है तो उसमें भी ये बीमारी चली जाती है, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग होती है। ये तो हो गया आपके डायनोफ्लैजिलेट। तीसरे आते हैं यूग्लिनोइड्स। फोटो ले सकते हैं उसका। यूग्लिना जैसे एनिमल्स कहलाते हैं यूग्लिनोइड्स। यूग्लिना जैसे एनिमल्स कहलाते हैं यूग्लिनोइड्स। यूग्लिना जैसे एनिमल्स कहलाते हैं यूग्लिनोइड। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ये याद कर लेना ही आता है। ये मीठे पानी में होते हैं, जैसे तालाब में, नदियों में। ये मीठा पानी का मतलब जिसमें सॉल्ट कम है, जिसमें लवण कम है। समुद्र का पानी खारी होता है, मैराइन वाटर खारा होता है, उसमें सॉल्ट ज्यादा होते हैं, वो पिया नहीं जाता। ये फ्रेश वाटर में होते हैं, यानी मीठे पानी में। मीठे पानी में सॉल्ट कम होते हैं, और ये रुके पानी में होते हैं, स्टैग्नेंट वाटर। मीठे और रुके पानी में होते हैं। तो यूग्लिना जैसे एनिमल्स यूग्लिनोइड्स कहलाते हैं। ये कहां पाए जाते हैं? फ्रेश एंड स्टैग्नेंट वाटर, फ्रेश एंड स्टैग्नेंट। ये मीठे पानी में होते हैं और रुके हुए पानी में होते हैं। इनके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती, प्रोटीन से भरी हुई एक लेयर पाई जाती है। इनके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती। तो क्या होता है? एक लचीली लेयर पाई जाती है, जिसे पेलिकल बोलते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एक प्रोटीन से भरी हुई लेयर पाई जाती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसे पेलिकल कहते हैं। पेलिकल की वजह से इसका शरीर लचीला होता है, ये काफी लचीला होता है। तो कह रहा है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि एनिमल है, ये एनिमल जैसा है। दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इनके शरीर के चारों तरफ प्रोटीन से भरी हुई एक लेयर होती है, इसे पेलिकल कहते हैं। विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इस पेलिकल की वजह से इनका शरीर लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन रात में, एब्सेंस ऑफ सनलाइट का मतलब रात में। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट का मतलब एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी रात में दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप, ये परपोषी हो जाते हैं। बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, छोटे जीवों का शिकार करते हैं। रात में ये छोटे जीवों का प्रिडेशन करते हैं, यानी शिकार करते हैं। तो भैया दिन में ये सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक हैं। फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी हैं। दिन में सूर्य के प्रकाश में ही अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन रात में जब सूर्य का प्रकाश नहीं है, डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब सूर्य का प्रकाश नहीं है, दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स, ये परपोषी हो जाते हैं।
बाय प्रिडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। ये छोटे जीवों का शिकार करते हैं, छोटे जीवों का शिकार करते हैं, प्रिडेशन। तो ये ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है, तो दोनों न्यूट्रिशन है इनके पास, तो इसको कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉफिक का मतलब दोनों न्यूट्रिशन है, ये ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है, तो मिक्स न्यूट्रिशन है। ये भोजन दिन में बना लेते हैं तो ऑटोट्रॉफिक, और रात में छोटे जीवों का शिकार करते हैं हेटेरोट्रॉफिक, तो दोनों को मिला के बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक। इनमें पिगमेंट्स होते हैं हायर प्लांट्स की तरह, इनमें क्लोरोफिल ए होता है। हायर प्लांट में क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। तो इनके पास कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं जैसे हायर प्लांट्स, यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होते हैं। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को हायर प्लांट्स कहते हैं, उनकी तरह इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल ए। ठीक है, इसमें ज़ैंथोफिल्स भी होते हैं इनके अंदर अजीब सा ज़ैंथोफिल के नाम है, इनमें ज़ैंथोफिल्स भी होते हैं। तो चलो याद हो गया, यूग्लिना जैसे एनिमल्स कहलाते हैं यूग्लिनोइड्स। ये फ्रेश और स्टैग्नेंट वाटर में होते हैं, मीठे और रुके हुए पानी में होते हैं। इनके शरीर के चारों तरफ एक प्रोटीन से भरी हुई लेयर पाई जाती है जिसे पेलिकल कहते हैं, जिसकी वजह से इनका शरीर लचीला है। इनके पास भी दो फ्लैजेला होते हैं, पॉइंट छूट गया। इनके पास भी दो फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। एक फ्लैजेला छोटा और एक बड़ा है। इनके पास भी दो फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। दो फ्लैजेला डायनोफ्लैजेलेट्स में भी था। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और रात में ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म यानी छोटे जीवों का प्रेडेटिंग मतलब शिकार करते हैं, प्रेडेशन करते हैं। इनमें कुछ ऐसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जैसे क्लोरोफिल्स और ज़ैंथोफिल्स, जैसा हायर प्लांट्स में होते हैं। ठीक, ये तो हो गए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। तीन पढ़े तुमने, कौन कौन से? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनोइड्स। क्राइसोफाइट्स में दो पढ़े, टाइटम्स और गोल्डन एल्गी यानी डेस्मिड्स। डायनोफ्लैजेलेट्स में आपने गोनियोलेक्स के बारे में जाना था, और यूग्लिनोइड्स में यूग्लिना के बारे में और यूग्लिना के बारे में। ये तो हो गए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। नेक्स्ट आते हैं स्लाइम मोड। ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। कोई फोटो लेना हो या खींचना हो या बनाना हो, बना लेना। स्लाइम मोड्स आते हैं। स्लाइम मोड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं और ये सड़ी गली चीजों पे रहते हैं। इनमें होता क्या है, ये जो सैप्रोफिटिक्स है, जब कंडीशन सुटेबल होती हैं, यानी फेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो इनका शरीर सड़ी गली चीजों के चारों तरफ बह जाता है। इनके शरीर के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती, शरीर इनका बहुत लचीला होता है, तो सड़ी गली चीजों के चारों तरफ इनका शरीर बह जाता है। जैसे पत्तियां हो गई, सड़ी गली पत्तियां हो गई, पौधे के अवशेष हो गए, तो डिकेइंग लीफ है, एक पत्ती जो है सड़ी हुई है उसके चारों तरफ ऐसे घूम गए और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और एंगल्फ कर लेते हैं, इसको खा लेते हैं। अंदर बन जाती है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में एंजाइम सिक्रीट होते हैं और ये पत्ती हजम हो जाती है। तो ये करते क्या है, कह रहा कि अंडर सुटेबल कंडीशन, जब सुटेबल ये इनका शरीर सड़ी गली चीजों के चारों तरफ बह जाता है और उसको चारों तरफ से घेर लेता है और खा लेता है। खाने से फूड वैक्यूल बन जाती है अंदर और एंजाइम सिक्रीट होते हैं और ये डाइजेस्ट हो जाती है। जब कंडीशन सुटेबल होती हैं तो बहुत सारे स्लाइम मोड, एक स्लाइम मोड में एक न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे स्लाइम मोड आपस में चिपक जाते हैं और 12-12 फीट दूर तक चले जाते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ सेल वॉल तो होती नहीं है, इनके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती, तो बहुत सारे स्लाइम मोड आपस में चिपक जाते हैं और 12-12 फीट दूर तक चले जाते हैं। बहुत सारे स्लाइम मोड जब से फ्यूज कर जाएंगे तो ढेर सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं इसके अंदर। इस मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, एसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एसे प्लाज्मोडियम। यह है प्लाज्मोडियम, यह है प्लाज्मोडियम।
स्पेलिंग वही है जो मलेरिया वाले की है, लेकिन मायने अलग है। अंडर सुटेबल कंडीशन, सुटेबल मतलब फेवरेबल, अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है, दे फॉर्म एग्रीगेशन, आपस में चिपक जाते हैं। एग्रीगेशन का मतलब ये आपस में चिपक जाते हैं, ढेर सारे स्लाइम मोल्ड। सुटेबल कंडीशन में ये आपस में चिपक जाते हैं, इन्हें प्लाज्मोडियम कहते हैं। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ये कई फीट तक के जा सकते हैं। बहुत सारे स्लाइम मोल्ड आपस में चिपक जाते हैं, 12-12 फीट दूर तक के जा सकते हैं। इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, क्योंकि बहुत सारे स्लाइम मोल्ड आपस में फ्यूज कर गए हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। इस मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं प्लाज्मोडियम। तो जब स्थितियां अनुकूल होती हैं तो ढेर सारे स्लाइम मोल्ड, ये एक है, इस तरह के बहुत सारे आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती, ये आपस में चिपक जाते हैं और कई फीट दूर तक चले जाते हैं, और एक मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म तैयार हो जाता है। इनके आपस में चिपक जाने से एक मल्टी न्यूक्लिएट जो प्रोटोप्लाज्म तैयार हो गया है, उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब कंडीशंस प्रतिकूल होती हैं, जब कंडीशंस प्रतिकूल होती हैं, तो इनमें से निकलती हैं फ्रूटिंग बॉडीज। इस प्लाज्मोडियम से क्या निकलती हैं, इसमें से निकलती हैं फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडी के सिरे पर स्पोरेंजिया होते हैं, और इन स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर, इन स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर। जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, तो इस प्लाज्मोडियम से निकलती हैं फ्रूटिंग बॉडीज। इन प्लाज्मोडियम से क्या निकलती हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज के सिरे पर स्पोरेंजिया होते हैं, इनके चारों तरफ कोई दीवार नहीं है, ध्यान रखना, सेल वॉल नहीं होती, स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बातें इसकी। इसके चारों तरफ तो सेल वॉल नहीं होती, स्लाइम मोल्ड के चारों तरफ कोई सेल वॉल नहीं होती, लेकिन स्पोर में सेल वॉल होती है। पहला अंतर हो गया। दूसरा, स्पोर के लिए खास बात, स्पोर बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं, एडवर्स कंडीशन में जल्दी खराब नहीं होते, तो इनके स्पोर सालों साल तक पड़े रहते हैं बिना खराब हुए। तीसरी बात स्पोर को लेके, हवा के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं स्पोर, एयर करंट के द्वारा। किसके द्वारा, तो स्पोर के लिए 3 बातें। स्लाइम मोल्ड के शरीर के चारों तरफ कोई सेल वॉल नहीं होती, लेकिन स्पोर के चारों तरफ वॉल होती है, सेल वॉल होती है। पहला अंतर। स्पोर जो होते हैं एडवर्स कंडीशन में सालों साल तक पड़े रहते हैं बिना खराब हुए। दूसरी कंडीशन, और स्पोर एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते हैं, हवा के द्वारा। किसके द्वारा, हवा के द्वारा। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, अनफेवरेबल कंडीशन में इस प्लाज्मोडियम में पैदा होने लगते हैं फ्रूटिंग बॉडीज एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। इस प्लाज्मोडियम में डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है और इसमें फ्रूटिंग बॉडीज पैदा होने लगती है। कब, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में इस प्लाज्मोडियम में बदलाव होने लगता है, डिफरेंशिएशन, और इसमें फ्रूटिंग बॉडीज बनने लगती हैं। बियरिंग स्पोर एट देयर टिप्स, फ्रूटिंग बॉडी के सिरे पर स्पोर बनते हैं। फ्रूटिंग बॉडी के सिरे पर, टिप्स कहते हैं सिरे, फ्रूटिंग बॉडी के सिरे पर, टिप्स के ऊपर यानी सिरे के ऊपर स्पोर बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। ठीक, स्पोर्स के अंदर ट्रू वॉल्स होती हैं, जबकि इसके चारों तरफ नो ट्रू वॉल, कोई ट्रू वॉल्स नहीं होती हैं। इस ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ कोई दीवार नहीं, कोई सेल वॉल नहीं है, लेकिन स्पोर के चारों तरफ क्या है, स्पोर में ट्रू वॉल्स होती हैं। स्पोर्स एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, बहुत मजबूत होते हैं, एंड सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सालों तक पड़े रहते हैं, खराब नहीं होते। ये स्पोर्स एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत ही हार्ड और स्ट्रांग होते हैं, और प्रतिकूल परिस्थितियों में सालों तक जिंदा रहते हैं, सरवाइव करते हैं। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, और एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते हैं स्पोर, एयर करंट के द्वारा। एयर
करंट के द्वारा जाते हैं। चलो स्लाइम मोल्ड पढ़ लेते हैं। स्लाइम मोल्ड ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। ये सड़ी गली चीजों से अपना भोजन लेते हैं। इनका शरीर सड़ी गली चीजों के चारों तरफ बह जाता है और ये सड़ी गली पत्तियों को खा लेते हैं, फैगोसिटिक कर लेते हैं, फूड फैगोसिटाइज कर लेते हैं, खा लेते हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल हैं, सुटेबल है, तो बहुत सारे से स्लाइम मोल्ड आपस में चिपक जाते हैं और बनाते हैं प्लाज्मोडियम। जब कंडीशंस अनफेवरेबल आती हैं तो इस प्लाज्मोडियम में बदलाव होने लगते हैं, डिफरेंशिएशन, और इनमें से निकल आती हैं फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडी के सिरे पर पैदा होते हैं स्पोर, स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोर के लिए तीन खास बातें। स्पोर के चारों तरफ ट्रू सेल वॉल होती है, पहली खास बात। स्पोर एडवर्स कंडीशन में सालों तक पड़े रहते हैं क्योंकि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, बहुत ही हार्ड और स्ट्रांग है। प्रतिकूल परिस्थितियों में, एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं, बच जाते हैं सालों साल तक, फॉर मेनी इयर्स। और स्पोर्स आर डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब प्रकीर्णन होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते हैं? हवा के द्वारा। एक स्थान से दूसरे स्थान हवा के द्वारा जाते हैं। चलो हो गया, ये तो हो गया स्लाइम मोल्ड। अभी आपने पढ़ा क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड। एक बचा प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट ये भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। फोटो लेना, ले लेना। ऑल प्रोटोजोआ आर हेट्रोट्रॉफिक एंड लिव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट। सारे प्रोटोजोन हेट्रोट्रॉफिक होते हैं यानी परपोषी होते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता नहीं, और ये प्रीडेटर है। अमीबा शिकारी होता है। अमीबा शिकारी है, प्रीडेटर है। अमीबा प्रीडेटर यानी शिकारी होता है। ये अपने सीडोपोडिया की मदद से शिकार पकड़ता है। और पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट में प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, मलेरिया होता है। तो कुछ प्रोटोजोआ प्रेडेटर होते हैं जैसे अमीबा, और कुछ प्रोटोजोआ पैरासाइट होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम। आगे चलें। कह रहा है देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन। प्रोटोजोआ के 4 मुख्य ग्रुप्स होते हैं। प्रोटोजोआ को 4 समूहों में बांटा गया है। पहले आते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन वो होते हैं जो अमीबा जैसे दिखते हैं। अमीबा जैसे दिखने वाले प्रोटोजोआ अमीबॉइड प्रोटोजोन है। मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया। ये अपने शिकार को पकड़ते हैं। अमीबा क्या करता है? अपने शिकार के आगे क्या पैदा कर देता है? शिकार को पकड़ने के लिए सीडोपोडिया बनाता है। क्या बनाता है? सीडोपोडिया यानी कूटपाद। सीडोपोडिया 2 काम करते हैं, इसको चलाने में मदद करते हैं यानी लोकोमोशन में, और इसको शिकार पकड़ने में भी मदद करते हैं यानी फीडिंग में, कैप्चर ऑफ प्रे। तो अमीबा के सीडोपोडिया जो होते हैं वो उसको चलाने में, लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और इसमें फीडिंग भी कराते हैं। ये आ सकता है। तो मूव एंड कैप्चर द प्रे, ये चलते भी हैं यानी लोकोमोशन सीडोपोडिया की मदद से, और कैप्चर ऑफ प्रे, कैप्चर द प्रे, शिकार को पकड़ते हैं यानी फीडिंग करते हैं, खाना खाते हैं, शिकार को पकड़ते हैं। बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया, अपने शरीर से ऐसे निकालते हैं सीडोपोडिया, और इन्हीं सीडोपोडिया की मदद से ये मूव भी करते हैं और अपने शिकार को कैप्चर भी करते हैं। तो अमीबा के सीडोपोडिया दोनों काम करते हैं, लोकोमोशन और फीडिंग, यानी मूव एंड कैप्चर ऑफ प्रे भी कह सकते हो। कुछ अमीबा समुद्र के खारे पानी में पाए जाते हैं। समुद्र के खारे पानी में प्रेशर बहुत होगा तो इनके पास क्या होता है? सिलिका शेल्स होते हैं। अरे डाइटम की सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। डाइटस में 2 थिन ओवरलैपिंग शेल थे, साबुनदानी की तरह। डाइनोफ्लैजेलेट में स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट थी, स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट। और इनके पास जो मैराइन प्रोटोजोआ है, समुद्र में पाए जाने वाले अमीबा जैसे प्रोटोजोआ, उनमें सिलिका के शेल होते हैं सतह पर। ये सिलिका वगैरह के शेल क्यों होते हैं? कवच कहते हैं कवच को। साबुनदानी जैसा नहीं होता जैसे डाइटम में होता है। वहां पे 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स हैं।
वो भी सिलिका के बने हैं। ये भी सिलिका के शेल्स हैं। सिलिका के शेल होने से पानी का जो प्रेशर है उससे जीवों का नुकसान नहीं होता, उससे बचाव होता है। तो सिलिका शेल इनकी सतह पर होते हैं जो मैराइन प्रोटोजोन्स हैं, मैराइन अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा और पैरासाइट। इनमें कुछ ऐसे अमीबा आते हैं जो पैरासाइट भी है, जैसे एंट अमीबा हम पढ़ा चुके हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पढ़ाया तुम्हें, इससे डिसेंट्री होती है। क्या होती है? अमीबिक डिसेंट्री, खूनी पेचिश हो जाती है। जो पॉटी है चिकनी चिकनी होती है, उसमें आंव आती है, आंव म्यूकस, और ब्लड क्लॉट होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड क्लॉट। बच्चा पॉटी कर रहा है चिकनी चिकनी, उसमें खून भी आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चे को एंट अमीबा का इंफेक्शन है। तो उसकी दवा आती है टिनिडेजोल वगैरह, मेट्रोनिडेजोल, ये सब दी जाती है, ये ध्यान रखना। तो याद कर लो, प्रोटोजोन्स में 4 ग्रुप है। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? अमीबा जैसे। इनके पास सीडोपोडिया पाए जाते हैं, ये अपने शरीर से पैर जैसा निकालते हैं, सीडोपोडिया बना सकते हैं। ये पैर जैसे बाहर निकालते हैं अपने शरीर से, इनको सीडोपोडिया कहते हैं, जो इनके मूव करने में, लोकोमोशन में और कैप्चर ऑफ प्रे यानी फीडिंग में मदद करते हैं। ये जो मराइन अमीबा होते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन, इनके शरीर के चारों तरफ सिलिका के शेल्स भी होते हैं क्योंकि पानी का दबाव होता है। और कुछ इसमें अमीबा ऐसे होते हैं जो पैरासाइट भी हैं, जैसे एंट अमीबा से अमीबिक डिसेंट्री होती है, बॉडी में आंव आती है और ब्लड क्लॉट्स होते हैं। ये तो अमीबॉइड हो गए। अमीबॉइड प्रोटोजोन के अलावा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ऐसे प्रोटोजोआ जिनमें फ्लैजिला होता है, इनमें ट्रिपैनोसोमा आता है। तो है फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए। पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेस, इनमें कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स आते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में कुछ परजीवी भी होते हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा से एक बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस। क्या हो जाती है? सोने की बीमारी हो जाती है ट्रिपैनोसोमा से। ये हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ में जो लोकोमोशन है वो सीडोपोडिया से है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में जो लोकोमोशन है वो फ्लैजिला से है। और सीलिएटेड प्रोटोजोन में जो लोकोमोशन है वो सीलिया से होता है। जिसमें पैरामीशियम, ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम के शरीर के चारों तरफ हजारों सीलिया होते हैं। पैरामीशियम के शरीर के चारों तरफ हजारों सीलिया होते हैं। ये सीलिया एक साथ मूव करते हैं। सीलिया के मूव करने से होता क्या है? सीलिया के मूव करने से ये एनिमल बहुत स्पीड में चलते हैं। तो पैरामीशियम को कभी भी तुम माइक्रोस्कोप में देखना, एक्टिवली मूविंग होते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं। इनमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इनके शरीर के चारों तरफ क्या है? थाउजेंड्स ऑफ सीलिया है। सीलिया इनके लोकोमोशन में मदद करते हैं, पैरामीशियम को चलाते हैं। जब सीलिया मूव करते हैं पानी भी चलने लगता है, आसपास के पानी में भंवर पैदा हो जाती है, वाटर करंट पैदा हो जाती है। सीलिया के मूव करने से पैरामीशियम तो चलता ही चलता है, आसपास का पानी भी चलने लगता है। पानी और भोजन, पानी अपने साथ भोजन लाता है और ये खींचा चला आता है इसके साइटोफेरिंक्स में। ये गलेट है, गलेट के थ्रू पानी और भोजन अंदर चला आता है। गलेट को के अंदर होता है साइटोफेरिंक्स। तो कह रहा कि एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ही ज्यादा तेजी से मूव करने वाले एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है सॉरी, बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। हजारों सीलिया इनके चारों तरफ होते हैं। सीलिया हेल्प इन लोकोमोशन एंड फीडिंग, सीलिया इसको चलाने में भी मदद करते हैं और सीलिया की वजह से आसपास का पानी भी चलने लगता है। पानी में भंवर पैदा हो जाती है, वाटर करंट, तो पानी खींचा चला आता है भोजन के साथ इसके साइटोफेरिंक्स में। पानी भंवर की वजह से खींचा चला आता है इसके साइटोफेरिंक्स में, और पानी अपने साथ क्या लाया है? भोजन। तो ये फीडिंग भी कराते हैं। तो पैरामीशियम के सीलिया इसका लोकोमोशन भी कराते हैं और सीलिया इसका फीडिंग भी करा रहे हैं, जैसे अमीबा के सीडोपोडिया थे। अमीबा के सीडोपोडिया भी लोकोमोशन भी कराते थे और फीडिंग भी कराते थे।
कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया एक साथ मूव करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मतलब एक साथ, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड, जब सीलिया एक साथ मूव करते हैं तो पानी जिसमें भोजन भी है, टू बी स्टीयर्ड इन इनटू द गलेट, वो खींचा चला आता है गलेट में, स्टीयर्ड इन का मतलब खींचा चला आता है गलेट में, ये गलेट है, खींचा चला आता है स्टीयर्ड इन। अरे भैया भंवर में फंस जाओगे तो तुम भंवर के साथ ही अंदर खींचते चले जाते हो, वैसे ही हो जाता है। तो ये एसिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या है, ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत अच्छे से मूव करते हैं क्योंकि इनके शरीर के चारों तरफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, हजारों सीलिया हैं। सीलिया हेल्प इन लोकोमोशन एंड फीडिंग, सीलिया दोनों में काम करते हैं, इस पैरामीशियम को चलाने में भी और भोजन को पकड़ने में भी। भोजन को कैसे पकड़ते हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया एक साथ मूव करते हैं। द बॉटल लेडन विद फूड, पानी जिसमें भोजन भी है, टू बी स्टीयर्ड इन, खींचा चला आता है गलेट के थ्रू साइटोफेरिंक्स में, ये अंदर चला जाता है। एक्सेस वाटर ये जो चला गया उसको निकाल देता है ये, और इसके पास दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं, इसके पास कितनी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, तो ये पानी एक्सेस वाटर को निकाल देता है। ये एंटीरियर वाली है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और ये पोस्टीरियर वाली, इसके पास दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है क्योंकि अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना है। भोजन के साथ पानी भी तो अंदर आ गया, इस पानी को बाहर निकालने के लिए इसके पास कितनी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, जबकि अमीबा के पास एक ही होती है, और पैरासिटिक फॉर्म में कोई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होती, ध्यान रखना। एंट अमीबा में नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, अमीबा में एक होती है, अमीबा में सिंगल होती है, एंट अमीबा में नहीं होती। चलो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स हो गए। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में आपने क्या पढ़ा, पैरामीशियम, सीलिया हजारों होते हैं इनके शरीर के बाहर जो एक साथ मूव करते हैं, पैरामीशियम को मूव कराते हैं, साथ में वाटर करंट पैदा करते हैं, पानी भोजन के साथ खींचा चला आता है गलेट के अंदर। अब आते हैं पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, ये भी दे रखा है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है मेगा न्यूक्लियस, एक छोटा होता है माइक्रो न्यूक्लियस। ये मेगा न्यूक्लियस है। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक बार आया सवाल ये, और एक माइक्रो न्यूक्लियस, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी इसके पास दो हैं अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने के लिए। फिर आते हैं स्पोरोजोन्स, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते, लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए नहीं जाते हैं। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन में लोकोमोटरी ऑर्गन है सीडोपोडिया, अमीबॉइड प्रोटोजोन में लोकोमोटरी ऑर्गन है सीडोपोडिया। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जैसे ट्रिपैनोसोमा, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है फ्लैजेला, और सिलिएटेड प्रोटोजोन में सीलिया। स्पोरोजोन्स में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते। इट इंक्लूड्स डाइवर्स, इनमें तरह तरह के प्रोटोजोआ आते हैं, डाइवर्स का मतलब अजीबोगरीब, तरह तरह के प्रोटोजोआ आते हैं। इनमें एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज बनती है लाइफ साइकिल में, जैसे प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, इसकी लाइफ साइकिल में स्पोर जैसी जो स्टेज बनती है उसे स्पोरोजोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोजोइड। इसी की मदद से ये मलेरिया फैलाता है। ये मच्छर की लार में होते हैं, जब मच्छर काटता है तो स्पोरोजोइड ब्लड में डाल देता है, तो इनकी लाइफ साइकिल में स्पोर जैसी अवस्था बनती है जो जिसके माध्यम से ये इन्फेक्शन करते हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस बीमारी फैलाने वाली स्पोर जैसी अवस्था बनती है, जैसे प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, इसकी लाइफ साइकिल में जो इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज बनती है वो स्पोरोजोइट है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज कहलाती है स्पोरोजोइट। सारे के सारे पैरासाइट होते हैं स्पोरोजोन्स, ऑल आर पैरासिटिक, ऑल आर पैरासिटिक। ये तो प्रोटिस्टा हो गया। कोई बात ना समझ में आ रही तो बताओ, 5 सवाल पूछे, कौन बताएगा प्रोटिस्टा से? हाँ बताओ, लो पढ़ो। कौन से ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं? डाइटम्स यानी फाइटोप्लैंक्टन, सही है। कौन से ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनके स्पोर में वॉल्स होती हैं? स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड के स्पोर में वॉल्स पाई जाती हैं। कौन से ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो फ्रेश और स्टैग्नेंट वाटर में है?
यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना जैसे। कौन से ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनके टॉक्सिन्स मछलियों में चले जाते हैं और मछलियों से इंसानों में आ जाते हैं? मदद डाइनोफ्लैजिलेट। लास्ट सवाल, इनमें इनमें कौन से ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनमें जिनमें फ्लैजेला होते हैं लोकोमोशन के लिए? ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा से कौन सी बीमारी होती है? स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी होती है? स्लीपिंग सिकनेस। इसमें एक और आता है, लिख लो नाम, कभी कभी ऑप्शन में होता है। बैठ जाओ, इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। लीशमैनिया। लीशमैनिया से काला आजार होता है, काला आजार रोग। ये अलग से याद कर लेना क्योंकि ऑप्शन में मिलता है अक्सर। फ्लैजिलेटेड में लिखना, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में लीशमैनिया, ट्रिपैनोसोमा के साथ। लीशमैनिया से काला आजार डिजीज होती है। चलो, आज जो हम लोग अभी सबसे इंपॉर्टेंट सीखने जा रहे हैं वो है फंजाई। अगर इसको सीख लिया आपने तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आप काबिल हो जाएंगे। नाल है, फंजाई है क्या ये? इनको प्राइज देना है, सवाल के जवाब दिया था। किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई। हिंदी में कवक कहते हैं, कवक। अब कवक का नाम आता है तो तुम्हारे दिमाग में 3-4 बातें आ जाती हैं। एक तो तुम मशरूम खाते हो, मशरूम जो खाते हो वो कवक है। तुम्हारे खाने की चीजों में फफूंदी लग जाती है, वो सब फंजाई है। वो सब क्या है? फंजाई से फफूंदी लगती है, खाने की चीजों में लग जाती है फंजाई, नुकसान पहुंचाती है। फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। इधर फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता। फंजाई ऐसे ऑर्गेनिज्म है, इनको हाँ ले लो बेटा, जल्दी एक ले लो जल्दी से, जो पसंद आ रहा। फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। सेल वॉल काइटिन की बनी होती, सेल वॉल अभी आपने उसमें पढ़ा था, इसमें चार्ट के अंदर। फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में 2 तरह के होते हैं, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, मृतोपजीवी और परजीवी। चलो, सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं। मशरूम एंड टोड स्टूल आर फंजाई। मशरूम तो देखा ही देखा है, मशरूम आपने देखा होगा जो खाते हो, और जो टोड स्टूल है, टोड स्टूल जो होते हैं, टोड मेंढक जैसा होता है, मेंढक जैसा होता है, गंदा गंदा दिखता है मेंढक, वो टोड है, जहरीला होता है, उसको पकड़ मत लेना, मेंढक के चक्कर में तुमने उसको पकड़ लिया। तो अगर कोई गंदा गंदा मेंढक नजर आ रहा है जो हरा हरा नहीं दिख रहा, अजीब सा कलर दिख रहा है, तो वो टोड हो सकता है, और उसकी स्किन में पॉइजन ग्लैंड्स होती हैं। तो मेंढक जो एम्फीबियंस होते हैं अक्सर कुछ जहरीले भी बहुत होते हैं। तो उसका स्टूल कहना मतलब उसकी पॉटी, ये टोड की पॉटी जैसा एक फंजाई दिखता है, इसीलिए नाम पड़ गया टोड स्टूल। कुछ फंजाई टोड के स्टूल जैसे दिखते हैं तो टोड स्टूल हो गया। तो मशरूम और टोड स्टूल क्या है? मशरूम और टोड स्टूल होते हैं फंजाई। मशरूम अलग से रफ कॉपी में लिख सकते हो। मशरूम जो खाते हो कॉमन, वो है अगैरिकस। वो क्या है? वो है अगैरिकस। जो कॉमन मशरूम खाते हो वो अगैरिकस है। ये बेसिडियोमाइसीट्स का है, फंजाई का एक क्लास है बेसिडियोमाइसीट्स, उसके अंतर्गत आता है। ये अलग लिखना, इसमें यहां मत लिखना। दूसरा है टोड स्टूल। टोड स्टूल जो होते हैं ये लाइकोपर्डॉन होते हैं, टोड स्टूल को कहते हैं हम लाइकोपर्डॉन। ये भी बेसिडियोमाइसीट्स के हैं, लाइकोपर्डॉन। ये तो पफ बॉल्स हो गए। टोड स्टूल एमेनिटा, सॉरी, टोड स्टूल एमेनिटा, सॉरी। मशरूम है अगैरिकस, टोड स्टूल है एक जहरीला होता है, एमेनिटा, एमेनिटा है टोड स्टूल। और ये भी बेसिडियोमाइसीट्स का है, और ये पॉइजनस होता है। कैसा ही है? ये जहरीला मशरूम है। टोड स्टूल एमेनिटा
एमेनिटा एक प्रकार का टोड स्टूल है और ये पॉइजनस है। एक बहुत पुरानी कहानी है, जूलियस सीजर, शायद आपने सुना, राजा था, उसकी पत्नी ने इसको एमेनिटा का घोल प्याले में पिला दिया था। एमेनिटा को पानी में ऐसे पीस करके और उसको पिला दिया था, जहर का प्याला। जहर का प्याला रानी ने राजा को पिला दिया था और उसमें किसको पीस के डाल दिया था? एमेनिटा को। ये जहरीला मशरूम है, इसलिए रास्ते में एक्सकर्शन पे जाते हो घूमने, तुम गए पहाड़ों पर, कोई मशरूम दिखाई दे, तुम ये ना कर लेना इसकी सब्जी बना लो, मर जाओगे। बहुत सारे मशरूम जहरीले होते हैं, जैसे टोड स्टूल, ये भी मशरूम जैसा ही दिखता है लेकिन ये जहरीला है। कौन सा खाते हैं? जो सब्जी की दुकान में बिकता है, वो है गैरिकस है। तो मशरूम एंड टोड स्टूल ये दोनों फंजाई हैं और दोनों बेसिडियोमाइसीड्स के अंतर्गत आते हैं, और जिसमें टोड स्टूल में एमेनिटा जहरीला होता है। एक रानी ने अपने राजा को इसको पानी में घोल के पिला दिया था। व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड की पत्तियों पर सफेद सफेद धब्बे नजर आ रहे हैं। सरसों की पत्तियों पर सफेद सफेद धब्बे नजर आते हैं, एक पैरासिटिक फंजाई की वजह से है और उस फंजाई का नाम है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो से सरसों के पौधे पर एक बीमारी होती है, व्हाइट रस्ट डिजीज, व्हाइट रस्ट डिजीज। पत्तियों पर सफेद सफेद जंग जैसे धब्बे नजर आते हैं एल्ब्यूगो से। कुछ फंजाई यूनिसेल्यूलर हैं, जैसे ईस्ट। ईस्ट तो ईस्ट से हम ब्रेड भी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड को फुलाने के लिए है, और इथेनॉल C2H5OH बियर बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए है। ईस्ट को हम लोग प्रोटिस्टा में नहीं पढ़ते। ईस्ट को प्रोटिस्टा में क्यों नहीं पढ़ते, जबकि ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है। ईस्ट के पूर्वज फिलामेंटस थे। ईस्ट के जो पूर्वज थे, ऐसा माना जाता है, वो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस थे। तभी तो ईस्ट करता क्या है, ईस्ट की सेल एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपक जाती हैं। ईस्ट की सेल एक दूसरे के ऊपर रख के ऐसे चिपक जाती हैं और एक फॉल्स फिलामेंट बनाती हैं। इस फॉल्स फिलामेंट को कहते हैं स्यूडोमाइसीलियम। तो ईस्ट है तो यूनिसेल्युलर, फिर भी इसको हम प्रोटिस्टा में क्यों नहीं पढ़ते? प्रोटिस्टा में इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ईस्ट की सेल आपस में चिपक के फिलामेंट जैसा बना लेती हैं और इनके पूर्वज मल्टी सेलुलर फिलामेंटस थे, ऐसा माना जाता है। तो इसको स्यूडोमाइसीलियम कौन बनाता है? ईस्ट बनाती है। ईस्ट की सेल एक दूसरे के ऊपर, ईस्ट की सेल एक दूसरे पर चिपक जाती हैं और एक फॉल्स फिलामेंट बनाती हैं। इस फॉल्स फिलामेंट को कहते हैं स्यूडोमाइसीलियम। स्यूडोमाइसीलियम। तो फिर से देख लो, सारे के सारे फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि ये भोजन अपना नहीं बना पाते, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। मशरूम जो तुम खाते हो और जो जहरीले मशरूम है टोड स्टूल, ये भी फंजाई है, ये भी कवक है। सरसों की पत्तियों पर जो सफेद रंग के जंग जैसे धब्बे नजर आ रहे हैं, वो एक फंजाई की वजह से हो रहा है, बीमारी है। और एल्ब्यूगो फंजाई है जो सरसों के पौधे पर यह बीमारी करता है, व्हाइट रस्ट डिजीज। पत्तियों पर सफेद धब्बे नजर आते हैं। कुछ फंजाई यूनिसेल्युलर हैं, जैसे ईस्ट। ईस्ट के बारे में बता ही चुके हैं। ईस्ट फर्मेंटेशन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड से ब्रेड बनती है और इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल से बियर बनती है। तो दोनों काम करती है ईस्ट। ईस्ट को हम लोग ने वहां क्यों नहीं पढ़ा, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट यानी प्रोटिस्टा में? क्योंकि दो बातें हैं, एक तो इसके पूर्वज मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस थे, और ये भी इसकी सेल्स एक दूसरे पर चिपक के एक फिलामेंट जैसा बना लेती हैं, मल्टी सेलुलर स्यूडोमाइसीलियम बनाती हैं। चलो, अब इसमें और कौन कौन से आते हैं? गेहूं के पौधे पर एक बीमारी होती है, व्हीट रस्ट। ये पक्सिनिया नाम के फंजाई से होती है। पक्सिनिया नाम का फंजाई गेहूं के पौधे पर, व्हीट रस्ट, गेहूं के तने काले हो जाते हैं। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं के तने काले काले हो जाते हैं एक फंजाई की वजह से, पक्सिनिया की वजह से। इस बीमारी को कहते हैं व्हीट रस्ट। पूरा नाम इस बीमारी का ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, आगे लिखवा देंगे।
ये पूरी बीमारी का नाम है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, यानी गेहूं के तने काले पड़ जाते हैं पक्सीनिया की वजह से। सम फंजाई आर दी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ फंजाई से हमको एंटीबायोटिक मिलता है, जो हमने बताया पिछले क्लास में। पेनिसिलियम से पेनिसिलिन मिलती है, पेनिसिलियम प्रोड्यूसेस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन बनती है। फंजाई पसंद करते हैं गर्म और नम स्थान, तो ये पसंद करते हैं गर्म यानी वार्म, और ह्यूमिड का मतलब नम, तो बरसात में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। रिंग वर्म होता है फंजाई से। रिंग वर्म किससे होता है? दाद खाज खुजली, फंजाई से। और कौन से मौसम में ये ज्यादा होता है रिंग वर्म? बरसात वाली गर्मी में, क्योंकि ये गर्म और नम चीजें पसंद, नम वातावरण को पसंद करते हैं, तो बरसात में बढ़िया से ग्रो करते हैं। रिंग वर्म हो जाता है दांत खाज खुजली फंजाई से। एक्सेप्ट ईस्ट विच आर यूनिसेल्यूलर, ईस्ट यूनिसेल्यूलर है, बाकी जितने भी फंजाई हैं सब मल्टी सेल्यूलर और फिलामेंटस हैं। सारे मल्टी सेल्यूलर और फिलामेंट जैसे हैं, तंतुओं जैसे। तो इतना पहले याद करो, फंजाई सारे हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी ये भोजन अपना स्वयं बना नहीं पाते, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। मशरूम और टोड स्टूल ये फंजाई के उदाहरण हैं, जिसमें मशरूम को तो हम खाते हैं, लेकिन टोड स्टूल जहरीले हैं। टोड स्टूल है एमेनिटा, एमेनिटा टोड स्टूल है। मशरूम एगेरिकस है जो खाया जाता है। कई तरह के मशरूम होते हैं, लेकिन ये वाला खाया जाता है एगेरिकस। फिर सरसों के पौधे पर एक बीमारी होती है, उसमें पत्तियां सफेद सफेद धब्बे लग जाते हैं। व्हाइट रस्ट डिजीज एक फंजाई से होती है, इसका नाम है एल्ब्यूगो। ईस्ट यूनिसेल्यूलर है, ये ब्रेड और बियर बनाने में हेल्प करती है। पक्सीनिया से गेहूं के पौधे पर व्हाइट रस्ट होती है, पूरा नाम है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं के तने काले पड़ जाते हैं। पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। पेनिसिलियम एक फंजाई है, इससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ये दवा निकलती है बैक्टीरिया को मारने के लिए, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वो दवाइयां होती जो बैक्टीरिया को मारती हैं, पेनिसिलिन नाम के फंजाई से निकलती हैं। फिर फंजाई कहां पर ग्रो होना पसंद करते हैं? ये कौन सी जगह पर ज्यादा दिखते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड, गर्म और नम स्थानों को पसंद करते हैं। ईस्ट को छोड़ दिया जाए सारे यूनिसेल्यूलर हैं, ईस्ट को छोड़ दिया जाए सारे मल्टी सेल्यूलर और फिलामेंटस हैं, सारे मल्टी सेल्यूलर और फिलामेंटस हैं। फंजाई के फिलामेंट को हाइफा कहते हैं, फंजाई के फिलामेंट को कहते हैं हाइफा, फंजाई के फिलामेंट कहलाते हैं हाइफा। ये फिलामेंट है, फंजाई के फिलामेंट कहलाते हैं हाइफा, और एक से ज्यादा है तो उन्हें हाइफी कहते हैं। एक से ज्यादा फिलामेंट है तो हाइफी, तो फंजाई के फिलामेंट हाइफा या हाइफी कहलाते हैं। ये हाइफा या हाइफी जो होते हैं, ये मिलकर के जाल बना लेते हैं। फफूंदी में जाल होता है, हाइफा या हाइफी मिलकर के जाल बना लेते हैं। जाल को माइसीलियम कहते हैं, जाल को माइसीलियम कहते हैं। तो ज्यादातर फंजाई मल्टी सेल्यूलर और फिलामेंटस होते हैं। इनके फिलामेंट क्या कहलाते हैं? इनका फिलामेंट हाइफा, एक हाइफा और अनेक हाइफी। हाइफा या हाइफी मिलके एक जो जाल बना लेते हैं उसको माइसीलियम कहते हैं। तो कहते हैं देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर, फंजाई का जो शरीर होता है लंबे, स्लेंडर का मतलब पतले, लंबे पतले धागे जैसे, थ्रेड लाइक। फंजाई का जो पादप शरीर है लंबे पतले थ्रेड लाइक मतलब धागे जैसे स्ट्रक्चर या फिलामेंट से बना है। इन फिलामेंट्स को हाइफा या हाइफी कहते हैं। तो फंजाई का शरीर लंबे पतले धागे जैसे फिलामेंट से बना है, इन फिलामेंट को हाइफा या हाइफी कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज, नेटवर्क कहते हैं जाल। हाइफी मिलकर के जो जाल बनाते हैं, हाइफी मिलकर के जाल बनाते हैं, उससे माइसीलियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। ये माइसीलियम हो गया। हाइफी दो तरह के होते हैं, एक वो हाइफा होते हैं जिनके अंदर कोई दीवार नहीं होती बीच में, ढेर सारे न्यूक्लियस ऐसे ही पड़े रहते हैं, ढेर सारे न्यूक्लियस इसमें पड़े हैं। और कुछ हाइफा ऐसे होते हैं जिनमें सेप्टा होता है। तो दो तरह के हाइफी होते हैं, एक तो होते हैं सम हाइफी या कंटिन्यूअस ट्यूब,
कुछ हाइफी कंटिन्यूअस ट्यूब जैसे होते हैं ऐसे, और इनमें ढेर सारे न्यूक्लियस पड़े रहते हैं। कुछ हाइफी बिल्कुल पाइप जैसे होते हैं, कंटिन्यूअस ट्यूब जैसे, और इनमें ढेर सारे न्यूक्लियस पड़े हैं। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म। इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म है। ऐसे हाइफी कहलाते हैं सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट, बीच में कोई दीवार नहीं है। तो हाइफी इनके दो प्रकार के होते हैं, एक तो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं यानी सिनोसिटिक, और एक जो होते हैं जिनमें सेप्टा पाया जाता है। सम अदर फंजाई हैव सेप्टी और क्रॉस वॉल। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनमें सेप्टा यानी क्रॉस वॉल होता है, ऐसे सेप्टा होता है, सेप्टा यानी क्रॉस वॉल होता है। तो ये सेप्टेट हाइफी है। ये कैसे है? ये सेप्टेट होते हैं। तो हाइफी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म, एक ट्यूब के अंदर भरा हुआ है, एक पाइप जैसा फिलामेंट है इसका, उसमें भरा हुआ है ढेर सारे न्यूक्लियस, बीच में कोई दीवार नहीं है, पार्टीशन वॉल। तो ऐसे हाइफी क्या कहलाते हैं? जो कंटिन्यूअस ट्यूब की तरह है, फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म है, इन्हें सिनोसिटिक कहते हैं। सम अदर फंजाई हैव सेप्टी और क्रॉस वॉल। कुछ में ये सेप्टा पाए जाते हैं, क्रॉस वॉल होती है, सेप्टा होते हैं, इनको सेप्टेट हाइफी कहते हैं। तो दो तरह के हाइफी होते हैं, सिनोसिटिक यानी मल्टी न्यूक्लिएट, और सेप्टेट। सेप्टेट वाले अक्सर ब्रांच होते हैं, सेप्टेट वाले अक्सर ब्रांच होते हैं, इनमें शाखाएं भी होती हैं, सेप्टेट भी हैं और ब्रांच भी होते हैं। चलो अभी हम बताएंगे आगे। फंजाई का एक क्लास है ड्यूट्रोमाइसीट्स, एक क्लास है आपका फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स में ए सेप्टेट और सिनोसिटिक होते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, बीच में सेप्टा नहीं होते। जबकि बाकी तीन क्लास हम आगे बताएंगे, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स, उनमें सेप्टेट और ब्रांच होते हैं। सेप्टेट और केवल एक क्लास है फंजाई का फाइकोमाइसीट्स, जिसके हाइफी ए सेप्टेट होते हैं, इस तरह के, इनमें सेप्टा नहीं होता, ढेर सारे न्यूक्लियस भरे रहते हैं, सिनोसिटिक है। कैसे हैं? सिनोसिटिक। कौन से क्लास में? फाइकोमाइसीट। और बाकी तीन बचे जो हैं, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो, वो सेप्टेट और ब्रांच होते हैं, सेप्टेट और। तो दो तरह के हाइफी वाले होते हैं फंजाई, सिनोसिटिक यानी मल्टी न्यूक्लिएट वाले जैसे फाइकोमाइसीट्स, और सेप्टेट और ब्रांच वाले एस्को, बेसिडियो और ड्यूट्रोमाइसीट्स। चलो आगे देखते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंजाई कंपोज ऑफ काइटिन। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, या कभी कभी पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कहते हैं फंगल सेल्यूलोज, ये अलग तरह का सेल्यूलोज है। तो इनकी सेल वॉल या तो काइटिन की बनी है या फंगल सेल्यूलोज की बनी है, लेकिन ज्यादातर फंजाई की सेल वॉल काइटिन की ही बनी रहती है, काइटिन मेन है। कुछ फंजाई जो क्लास ओमाइसीट्स के हैं, फाइकोमाइसीट्स के अंतर्गत आता है ओमाइसीट, सब क्लास है, उसकी सेल वॉल प्योरली फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है, वहां काइटिन नहीं होता। तो इसी के अंतर्गत लिख लेना चाहे, फाइकोमाइसीट्स के अंतर्गत। द सेल वॉल ऑफ ओमाइसीट्स, अरे फाइकोमाइसीट्स में दो आते हैं, ओमाइसीट्स और जाइगोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स के अंदर दो आते हैं, ओमाइसीट्स और जाइगोमाइसीट्स। जो ओमाइसीट्स होते हैं, इनकी सेल वॉल में काइटिन नहीं होता, केवल पॉलीसेकेराइड यानी फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ ओमाइसीट्स अलग से लिख लेना कहीं पर, ये गाइड में सवाल है। द सेल वॉल्स ऑफ ओमाइसीट्स, ओमाइसीट्स के जो मेंबर है, ओमाइसीट्स में आता है एल्ब्यूगो, जो सरसों के पौधे पर एक बीमारी भी करता है, व्हाइट रस्ट, उसका उदाहरण भी है ये। तो द सेल वॉल्स ऑफ ओमाइसीट्स इज प्योरली मेड अप ऑफ फंगल सेल्यूलोज। ये फंगल सेल्यूलोज की बनी है, इसमें काइटिन नहीं होता, काइटिन इज एब्सेंट।
देखो दो सवाल आते हैं। फंजाई की सेल वॉल मुख्य रूप से काइटिन की बनी है 99%। 90% के ऊपर सभी फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी है। लेकिन कुछ फंजाई जो क्लास ओमाइसीड्स के हैं, फाइकोमाइसीड्स के अंतर्गत आता है ओमाइसीड्स। ओमाइसीड्स की सेल वॉल शुद्ध रूप से फंगल सेल्यूलोज यानी पॉलीसेकेराइड की बनी है। वहां काइटिन नहीं होता, वहां काइटिन नहीं होता। यह सवाल पहले बहुत आया है, पुराना मिलेगा तुम्हें सवाल पीवाईक्यू में। तो फंजाई का कौन सा ऐसा सब क्लास या क्लास है जिसकी सेल वॉल काइटिन की नहीं बनी होती, पॉलीसेकेराइड यानी फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है? ओमाइसीड्स। ओमाइसीड्स का उदाहरण है एल्ब्यूगो, जिससे सरसों के पौधे पर एक बीमारी भी होती है, व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट। चलो आगे देखते हैं। सैप्रोफिटिक फंजाई। फंजाई सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, कुछ सड़ी गली चीजों पर रहते हैं सैप्रोफिटिक, और कुछ परजीवी होते हैं, इनको लिविंग होस्ट चाहिए। सैप्रोफिटिक फंजाई क्या होते हैं? एब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। ये सड़ी गली चीजों से चीजों को एब्सॉर्ब करते हैं। ये सड़ी गली चीजों के ऊपर अपने एंजाइम डालते हैं, गलाते हैं और उसे एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो एब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, सड़ी गली चीजों के ऊपर एंजाइम डालते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और इन ऑर्गेनिक चीजों को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये सैप्रोफिटिक हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं। और पैरासिटिक वाले डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जीवित प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर रहते हैं, इनको होस्ट चाहिए। सैप्रोफिटिक में, पैरासिटिक में तुम्हारा एल्ब्यूगो तुमने अभी पढ़ा। एल्ब्यूगो से कौन सी बीमारी हो रही है? व्हाइट रस्ट ऑन मस्टर्ड लीव, मस्टर्ड की पत्तियों पे सफेद रंग के धब्बे। पक्सीनिया से कौन सी बीमारी हो रही है? व्हीट रस्ट। व्हीट रस्ट ये पैरासिटिक वाले। कौन से है? ये पैरासिटिक है। लेकिन कुछ फंजाई सिम्बायोटिक भी होते हैं। सैप्रोफिटिक पैरासिटिक के अलावा कुछ फंजाई सिम्बायोटिक भी होते हैं, सहजीवन अपना लेते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। जैसे माइकोराइजा में, माइकोराइजा किसका एसोसिएशन है? ये पिछले क्लास में भी बताया था, म्यूचुअल एसोसिएशन विद, हाँ, सिम्बियोटिक फंजाई। सिम्बियोटिक में दो पढ़ोगे, सिम्बियोटिक में लाइकेंस पढ़ोगे और माइकोराइजा। सिम्बियोटिक में दो उदाहरण है, लाइकेंस और माइकोराइजा। लाइकेंस में एल्गी फंजाई के साथ रहता है, यानी कह लो फंजाई एल्गी के साथ मिलजुल कर रहता है, म्यूचुअल। और माइकोराइजा में फंजाई हायर प्लांट की रूट्स के साथ रहता है, हायर प्लांट की। तो लाइकेन में दो चीजें होती, एल्गी और फंजाई दोनों मिलजुल करके रहते हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये सहजीवन है। और माइकोराइजा में भी दो चीजें मिलकर के रहती हैं, फंजाई और हायर प्लांट की रूट्स। जैसे पाइनस है, पाइनस की जड़ों में फंजाई होता है, ये माइकोराइजा कहलाता है। दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, सिम्बायोटिक है। कैसे हैं? सिम्बायोटिक। तो पोषण के लिहाज से फंजाई तीन प्रकार के हैं। पोषण के लिहाज से, न्यूट्रिशन के हिसाब से फंजाई तीन तरह के, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। सैप्रोफिटिक डेड ऑर्गेनिक मैटर से भोजन लेते हैं, पैरासिटिक ये लिविंग प्लांट्स और एनिमल से अपना भोजन लेते हैं, और सिम्बायोटिक मिलजुल करके रहते हैं। लाइकेंस में फंजाई एल्गी के साथ मिलकर रहता है, और माइकोराइजा में फंजाई हायर प्लांट की रूट्स के साथ मिलजुल के रहता है। ये हायर प्लांट की रूट के साथ मिलकर रहता है। ये तो हो गया, इतना पहले याद कर लो, अभी तुमने फंजाई के बारे में पढ़ा। फंजाई सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना भोजन नहीं बना पाते। ये सारे परपोषी हैं। मशरूम और टोडस्टूल ये फंजाई हैं। मशरूम खाने वाला है एगेरिकस, और जहरीले होते हैं टोडस्टूल, जैसे एमैनिटा। सरसों के पौधे के ऊपर व्हाइट स्पॉट, सफेद धब्बे दिखते हैं पत्तियों पर, ये एल्ब्यूगो की वजह से एक बीमारी होती है, व्हाइट रस्ट डिजीज। कुछ फंजाई यूनिसेल्युलर है, जैसे ईस्ट। ये ईस्ट ब्रेड और बियर बनाने में मदद करता है फर्मेंटेशन के द्वारा। पक्सीनिया से गेहूं के पौधे पर बीमारी होती है, व्हीट रस्ट, गेहूं के तने काले पड़ जाते हैं। पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक्स मिलती हैं,
जैसे पेनिसिलिन मिलती है दवा। फंजाई कौन सी जगह पे रहना पसंद करते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड, गर्म और नम स्थानों को पसंद करते हैं। ईस्ट को अगर छोड़ दिया जाए, सारे मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस हैं। फंजाई के फिलामेंट को हम लोग हाइफी कहते हैं। हाइफी या एक को हाइफा और अनेक को हाइफी। हाइफी मिलकर के एक जाल यानी नेटवर्क बना लेते हैं, इसे माइसीलियम कहते हैं। हाइफी या माइसीलियम दो प्रकार के होते हैं। एक तो सीधे सीधे पाइप जैसे होते हैं, उनमें ढेर सारे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, वो ए सेप्टेट या सिनोसिटिक हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सेप्टा भी पाया जाता है, वो सेप्टेट है। सेप्टेट वाले अक्सर ब्रांच होते हैं, सेप्टेट और ब्रांच भी होते हैं। सेल वॉल फंजाई की काइटिन की बनी होती है। 90% से ज्यादा फंजाई की सेल वॉल काइटिन की ही बनी है। लेकिन कुछ फंजाई की सेल वॉल पॉलीसेकेराइड यानी कि फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है, जैसे ओमाइसीट्स के मेंबर्स। ओमाइसीट्स में काइटिन नहीं होता, प्योरली फंगल सेल्यूलोज की बनी है, जैसे एल्ब्यूगो, जैसे एल्ब्यूगो। चलो ठीक। सैप्रोफिटिक फंजाई न्यूट्रिशन के हिसाब से तीन तरह के हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। सैप्रोफिटिक डेड ऑर्गेनिक मैटर से भोजन लेते हैं। सैप्रोफिटिक में कोई नाम बताओ। सारे मशरूम सैप्रोफिटिक होते हैं, गोबर की सॉइल में होते हैं। सारे मशरूम सैप्रोफिटिक होते हैं। गोबर क्या है? गोबर तो ऑर्गेनिक मैटर है, गोबर वाली खाद पे उगते हैं सब फंजाई। पैरासिटिक में एल्ब्यूगो हो गया, कौन हो गया? एल्ब्यूगो और पक्सिनिया हो गया। एल्ब्यूगो से व्हाइट रस्ट, पक्सिनिया से व्हीट रस्ट। सिम्बियोटिक फंजाई जो मिलजुल करके रहते हैं एल्गी के साथ लाइकेन में। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एक सहजीवन है एल्गी और फंजाई का। फंजाई एल्गी के साथ मिलकर के रहता है लाइकेन में, सिम्बियोटिक। और माइकोराइजम में फंजाई हायर प्लांट की रूट्स के साथ रहता है, जैसे पाइनस की जड़ है, पाइनस में रहता है फंजाई, पाइनस की जड़ों में रहता है, दोनों मिलजुल करके रहते हैं। ये माइकोराइजल एसोसिएशन है। और माइकोराइजा में सबसे कॉमन फंजाई हमने पूछा भी था, आज सवाल एनसीईआरटी ने दिया भी है, ग्लोमस है। कौन सी फंजाई माइकोराइजा में सबसे कॉमन है? ग्लोमस है, ऐसा सवाल भी पूछा। अब आता है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फंजाई में रिप्रोडक्शन तीन तरीके से है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तरीके से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं कायिक जनन, कायिक जनन, कायिक जनन। ये ईस्ट में देख, ये फ्रैगमेंटेशन से होता है। फंजाई के टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और हर एक टुकड़े से नया फंजाई बन जाता है, फ्रैगमेंटेशन। ईस्ट में फिशन होता है। ईस्ट एक सेल है, ये डिवाइड करके दो सेल बना लेती, जैसे बैक्टीरिया बनाता है। बैक्टीरिया में जैसे फिशन होता है, ईस्ट में भी फिशन हो जाता है। और ईस्ट में बडिंग भी होता है। ईस्ट की सेल से एक छोटी सी बड निकलती है, ये बड अलग हो जाती है और बड़ी होकर के ईस्ट की सेल में बदल जाती है, ये बडिंग हो गया। तो फिशन और बडिंग तुम्हें कहां देखने को मिलेगा? फिशन और बडिंग तुम्हें ईस्ट में देखने को मिलेगा। कहां? ईस्ट में। तो फंजाई में फ्रैगमेंटेशन होता है, फिशन और बडिंग होता है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, कायिक जनन है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब फंजाई के टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा और हर एक टुकड़े से नया फंजाई बन जाएगा। फिशन, ईस्ट की सेल डिवाइड करके दो ईस्ट बना लेती है, फिशन। बडिंग, ईस्ट में एक छोटी सी बड निकलती है, ये मेन मदर सेल से अलग हो जाती है और बड़ी होकर के ईस्ट सेल में बदल जाती है, ये बडिंग है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है। फंजाई के सबसे कॉमन स्पोर है कोनिडिया, कोनिडिया के बाद है स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर के द्वारा। कोनिडिया जो होते हैं खुली हवा में बनते हैं, ये एक्सोजीनस होते हैं, अभी हम आगे बताएंगे। कोनिडिया खुली हवा में बनते हैं, ये एक्सोजीनस होते हैं। और स्पोरेंजियोस्पोर स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, तो ये एंडोजीनस है। क्या है ये? एंडोजीनस है। जूस्पोर भी जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, जूस्पोर भी जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, ये भी एंडोजीनस है। तो फंजाई के सबसे कॉमन स्पोर कोनिडिया है। कोनिडिया विशेष प्रकार के हाइफी के ऊपर बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं विशेष प्रकार के हाइफी के ऊपर, और इन विशेष हाइफी को कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडिया खुली हवा में बनते हैं, विशेष प्रकार के हाइफी के ऊपर बनते हैं, इस विशेष प्रकार के हाइफी को कोनिडियोफोर कहते हैं। इस पे कोनिडिया चेन्स में बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं चेन्स में।
ये कोनिडिया अलग हो जाते हैं और एक नया फंजाई बना देते हैं, ये फंजाई को जन्म देते हैं। तो कोनिडिया खुली हवा में बनते हैं, सबसे कॉमन स्पोर है फंजाई के, और विशेष प्रकार के हाइफी के ऊपर बनते हैं जिन्हें कोनिडियोफोर कहते हैं, जिन्हें कोनिडियोफोर। बाकी स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं ये स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, ये एंडोजीनस है। और जूस्पोर ये भी जूस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, एंडोजीनस है। इसके बारे में भी और डिटेल आगे आएगा बहुत सा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊस्पोर्स बनते हैं, एस्कोस्पोर बनते हैं और बेसिडियोस्पोर। तो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर इनको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल स्पोर। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं। वो स्पोर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बनते हैं, जैसे ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, तो ये सेक्सुअल स्पोर कहलाते हैं। मियोसिस के बाद बनते हैं, इनमें मियोसिस होती, मियोसिस के बाद बनते हैं। देखो ए सेक्सुअल स्पोर के नाम बताओ पहले। ए सेक्सुअल स्पोर में कोनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर से और जूस्पोर है, इनको ए सेक्सुअल स्पोर कहते हैं। जबकि ऊस्पोर और एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर ये सेक्सुअल स्पोर है। ये कैसे स्पोर हैं? और ये मियोसिस के बाद बनते हैं। ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं। फॉर्म्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं आफ्टर मियोसिस। आफ्टर मियोसिस, ये मियोसिस से पैदा होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। ऊस्पोर होता है थिक वॉल्ड जाइगोट, मोटी दीवार वाले जाइगोट को ऊस्पोर कहते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है, मोटी दीवार वाले जाइगोट को ऊस्पोर कहते हैं। एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर हम बताएंगे भी आगे। ये तीनों ही सेक्सुअल स्पोर है। तीनों सेक्सुअल स्पोर क्यों हैं? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं और मियोसिस के बाद बनते हैं, और मियोसिस के बाद, तो इसीलिए सेक्सुअल कहलाते हैं। इनमें मियोसिस से नहीं बनते ये वाले कोई भी। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर ये माइटोसिस से बनते हैं, इनमें मियोसिस नहीं होती, मियोसिस से नहीं बनते। तो बताओ फंजाई में रिप्रोडक्शन कितने तरीके से? 3 तरीके से। वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बर्डिंग। कहां देखने को मिलेगा? ईस्ट में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे कॉमन स्पोर है कोनिडिया, ये खुली हवा में विशेष हाइफी के ऊपर बनते हैं, कोनिडियोफोर के ऊपर बनते हैं, चेन्स में खुली हवा में बनते हैं, एक्सोजिनस है। जबकि स्पोरेंजियोस्पोर स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं और जूस्पोर भी जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, दोनों ही एंडोजिनस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 3 तरह के स्पोर बनते हैं, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं, मियोसिस के बाद बनते हैं। तो ये सेक्सुअल, या इनमें मियोसिस होती है, इनमें मियोसिस होगी या मियोसिस के बाद बनेंगे, ये ध्यान रखना। जैसे इसमें मियोसिस होती है और ये मियोसिस के बाद बनते हैं, मियोसिस कहीं ना कहीं होगी जरूर, ठीक है। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। ये स्पोर्स जो हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर पैदा होते हैं। इसको ऐसे समझो, ये जो हाइफी हैं, जैसे आपके ये हैं, कोनिडिया बनते हैं कोनिडियोफोर के ऊपर, कोनिडिया बनते हैं कोनिडियोफोर के ऊपर। बहुत सारे कोनिडियोफोर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे कोनिडियोफोर एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और बनाते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या बना लेते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। या कह लो बहुत आगे हम पढ़ाएंगे तुम्हें, बहुत सारे एस्कस एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। बहुत सारे बसीडियम एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। जैसे मशरूम में जो खाते हो वो फ्रूटिंग बॉडी है, जो छाता छाता जैसा दिखता है वो एगेरिकस की फ्रूटिंग बॉडी है। एगेरिकस की खेती कैसे की जाती है? गोबर वाली खाद के ऊपर। उसमें एगेरिकस के जो हाइफी होते हैं वो जमीन के अंदर होते हैं, लेकिन जो छाता छाता जमीन के ऊपर निकल आता है ये उसकी फ्रूटिंग बॉडी है। इसमें ढेर सारे एगेरिकस बेसिडियोमाइसीट्स का है, इसमें ढेर सारे बेसिडियम इकट्ठा होकर के फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। अब बेसिडियम क्या होता है ये हम आगे बताएंगे, चिंता ना करना। तो बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो करके फ्रूटिंग बॉडी बनती है। जैसे एगेरिकस में जो छाता खाते हो मशरूम, वो फ्रूटिंग बॉडी है। वो क्या है?
एगेरिकस के हाइफी तो जमीन के अंदर है, लेकिन इसकी फ्रूटिंग बॉडी जमीन के ऊपर आ जाती है, छाते जैसी दिखती है, वही हम लोग खाते हैं। तो बहुत सारे हाइफी या बहुत सारे एस्कस मिल करके फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। तो वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। ये जो स्पोर्स हैं ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं। जैसे एगेरिकस का जो खाते हैं ना, मशरूम लेकर के आओ, उस मशरूम में छाता ऐसा है, छाते को नीचे पलट के देखो, उसमें गिल्स जैसे दिखते हैं, और उन्हीं के अंदर स्पोर होते हैं। उन्हीं के अंदर क्या होते हैं? फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर, और वो होते हैं बेसिडियोस्पोर। तो हम आगे बताएंगे। चलो आते हैं। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको 3 चीजें देखने को मिलती हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 तरह की स्टेजेस होती हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। अब इसमें होता क्या? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट। इसमें ध्यान से सुनना, नॉर्मल सेल्स गैमीट में बदल जाती हैं, मेल और फीमेल गैमीट में। पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है। पहले इनका क्या फ्यूज करता है? प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है। इसे कहते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी कहते हैं प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज करना, प्लाज्मोगेमी। एक ऐसी स्टेज बनती है जहां पर दोनों न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं किए हैं। N+N ये गैमीट हो गए। गैमीट्स का पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी से कुछ फंजाई में N+N स्टेज बनती है, यानी न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं किया है। इस वाली स्टेज को कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियन बोलते हैं। तो प्लाज्मोगेमी से डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है। कुछ फंजाई में ये न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज कर जाते हैं, और कुछ फंजाई में थोड़े समय तक के बाद फ्यूज करते हैं। तो ये डाइकैरियोटिक स्टेज लंबी होती है। बाद में ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं और जाइगोट बन जाता है। न्यूक्लियस का फ्यूज करना कैरियोगेमी है। न्यूक्लियस का फ्यूज करना कैरियोगेमी है। कैरियोगेमी से जाइगोट बन जाता है, यानी 2N। और इस जाइगोट में मियोसिस होती है। जाइगोट में क्या होती है? जाइगोट में मियोसिस होती है। जाइगोट में मियोसिस होती है। अगर ये एस्कोमाइसीट्स का है तो एस्कोस्पोर बनेंगे, और अगर ये फंजाई बेसिडियोमाइसीट्स का है तो बेसिडियोस्पोर बनते हैं। एस्को बेसिडियोस्पोर को सेक्सुअल स्पोर कहते हैं, मियोसिस के बाद बनते हैं। फिर से देखो, फंजाई में जो रिप्रोडक्शन 3 तरीके से, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल तो तुम जान ही गए। वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन से, फिशन से और बडिंग से। एसेक्सुअल तमाम तरह के स्पोर से होता है। कोनिडिया सबसे कॉमन स्पोर है, फिर है स्पोरेंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं और ये वाले स्पोर बनते हैं, oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। इनको सेक्सुअल स्पोर कहते हैं। इनमें या तो मियोसिस होगी या ये मियोसिस के बाद बनेंगे। वेरियस स्पोर, ज्यादा ये जो स्पोर्स होते हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर पैदा होते हैं। अभी हम आगे समझाएंगे इसके बारे में। और सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट। 2 गैमीट जो चल सकते हैं इनको मोटाइल कहते हैं, और जो नहीं चल सकते नॉन मोटाइल। ये 2 गैमीट सबसे पहले फ्यूज करते हैं इनका प्रोटोप्लाज्म। 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट का सबसे पहले क्या फ्यूज करता है? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। इसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं। न्यूक्लियस का फ्यूज करना कैरियोगेमी है। न्यूक्लियस के फ्यूज करने के बाद जाइगोट बन जाता है। जाइगोट में मियोसिस होती है। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। जाइगोट में मियोसिस होती है और हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। अगर ये एस्कोमाइसीट्स में है, अगर ये फंजाई एस्कोमाइसीट्स का है तो एस्कोस्पोर बनेगा, और ये फंजाई अगर बेसिडियोमाइसीट्स का है तो बेसिडियोस्पोर बनेगा। लेकिन कुछ फंजाई एस्को और बेसिडियो की, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो N+N वाली स्टेज है ये थोड़े लंबे समय तक रहती है। न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज नहीं करते, न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज नहीं करते। ये N+N वाली स्टेज काफी समय तक रहती है।
इस बीच वाली स्टेज को कहते हैं इंटरवेनिंग स्टेज। ये कौन से फंजाई में देखने को मिलती है? एस्को और बेसिडियोमाइसिट्स। तो एस्को और बेसिडियोमाइसिट्स में तुमको क्या नजर आ रहा है? डाइकैरियोटिक स्टेज नजर आती है, यानी एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस नजर आते हैं, n+n। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। इस कंडीशन को डाइकैरियन, इस फेज को डाइकैरियोफेज कहते हैं, या डाइकैरियोटिक कंडीशन भी कहते हैं। इस कंडीशन को डाइकैरियन या डाइकैरियोटिक कंडीशन, और इस फेज को, इस अवस्था को डाइकैरियोफेज कहते हैं। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, बाद में ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं, एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है, डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स। फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, और फ्रूटिंग बॉडीज में रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी मियोसिस, और हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। अगर ये एस्कोमाइसिट्स का फंजाई है तो एस्कोस्पोर बनेंगे, और बेसिडियोमाइसिट्स का है तो बेसिडियोस्पोर बनते हैं। तो देखो फिर से ये लाइन उसके साथ है, इसके साथ अगले क्लास में है। यहीं तक ये लेक्चर। अब एक बार तुम ये देख लो, रिप्रोडक्शन कितने तरीके का फंजाई में? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल तो तुम जान ही गए हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में इंपॉर्टेंट है। इनमें जो सेक्सुअल स्पोर है वो oospore है, एस्कोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर। ये सेक्सुअल स्पोर्स कहलाते हैं। ये स्पोर बनते हैं फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर। अगले में और क्लियर होगा भी। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। दो गैमीट जो कि मोटाइल है चल सकते हैं, या नॉन मोटाइल है चल नहीं सकते। पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है, तो ये हो गया प्लाज्मोगेमी। फिर बाद में न्यूक्लियस फ्यूज करता है, कैरियोगेमी। न्यूक्लियस फ्यूज करने के बाद जाइगोट बन जाता है, जाइगोट में मियोसिस होती है, और हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। अगर ये फंजाई एस्कोमाइसिट्स का है तो एस्कोस्पोर बनेंगे, और बेसिडियोमाइसिट्स का है तो बेसिडियोस्पोर बनेंगे। एस्को बेसिडियोमाइसिट्स के फंजाई में एक बीज की अवस्था बनती है, यानी एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस आ जाते हैं? एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं। ये प्रोलॉन्ग्ड होती है। प्रोलॉन्ग्ड मतलब ये स्टेज ज्यादा समय तक नजर आती है। एक सेल में 2 न्यूक्लियस नजर आते हैं, इसको डाइकैरियन, इस कंडीशन को डाइकैरियोटिक या डाइकैरियन कहते हैं, और इस फेज को डाइकैरियोफेज कहते हैं। बाद में ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। ठीक है। फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। फंजाई के अंदर फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, और इन्हीं फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस होती है, और मियोसिस से बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, जैसे एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। फ्रूटिंग बॉडी वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा जब हम क्लासेस पढ़ाएंगे, उसमें हम बता देंगे। छोड़ना मत, क्योंकि अगला इसके बाद हमने प्लांट किंगडम शुरू करेंगे।